एपिसोड 1 माया और विद्युत की शादी। इंडिया के पॉश इलाके में बना सिंघानिया पैलेस इंडिया का सबसे महंगा घर कहलाता था। इसकी नींव कई सदी पहले विद्युत के परदादा ने अंग्रेजों से लड़ते वक्त रखी थी। अतीत में ये पैलेस एक किला हुआ करता था, जहां स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजों से छुप कर रहा करते थे। समय में बदलाव के साथ इस किला में भी बदलाव हुआ। वर्तमान की टेक्नोलॉजी का यूज करके रेनोवेशन के बाद सिंघानिया पैलेस किला से अब एक भव्य संगमरमर का पैलेस बन चुका था। प्रेजेंट टाइम में पूरे देश में इतना महंगा और आलीशान घर किसी का भी नहीं था। पैलेस से थोड़ी दूरी पर एक मैसिव ब्लैक रोल्स रॉयस फैंटम आकर रुकी। कार के अंदर से एक 24 साल की लड़की बाहर निकली। उस लड़की के कपड़े काफी सिंपल थे। सिंपल ब्लैक टी शर्ट और जीन्स में भी वह लड़की दिखने में बेहद ही अट्रैक्टिव और चार्मिंग दिख रही थी। दूर से देखने पर वह लड़की कोई सुंदर और सिंपल लड़की मामूल हो रही थी, मगर उसके अंदर का एलिगेंस, उसकी हल्की भूरी आंखों की कामनेस, उसके सुंदर चेहरे की स्थिरता उसे बेहद ही खास बना रही थी। उस लड़की का कंपोज और स्ट्रॉन्ग ऑरा उसके शांत और गंभीर स्वभाव को बखूबी रिफ्लेक्ट कर रही थी। कार से बाहर आने के बाद से वह लड़की न जाने क्यों एकटक सिंघानिया पैलेस को ही देख रही थी। उस लड़की के बाद एक लड़का भी कार के ड्राइविंग सीट से बाहर आया। हल्की हिचकिचाती आवाज में लड़के ने लड़की से पूछा, मैडम क्या आप सच में शो है? क्या आप सच में ये करना चाहती है? लड़की ने लड़के की बात सुनकर हल्की मुस्कान के साथ लड़के की ओर देखा। लड़के की आंखों में अपने लिए फिक्र और डर के भाव देखने के बाद लड़की ने अपना रुख दोबारा से सिंघानिया पैलेस की तरफ करते हुए कहा, हाँ सुमित, मैं ये सच में करना चाहती हूँ। तुम मेरी फिक्र मत करो, उसके ठीक हो जाने के बाद मैं वापस आ जाऊंगी। सुमित ने लड़की की बात सुनकर कुछ पल की खामोशी के बाद दोबारा पूछा, मैडम अगर आपके दादाजी ने आपके बारे में पूछा तब मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? दादाजी को कहे देना मैं एक सीक्रेट मिशन पर गई हूँ, लड़की ने सुमित के बात का जवाब देते हुए कहा। उसके चेहरे पर एक चार्मिंग और कंपोज स्माइल अब भी बरकरार थी। उसकी वो मुस्कान बिल्कुल किसी खिले हुए गुलाब की तरह थी। सुमित ने अपनी एंगल जैसी मैडम को देखकर एक ठंडी सांस छोड़ी। कुछ डॉक्यूमेंट्स अपनी मैडम की तरफ बढ़ाते हुए सुमित ने कहा, मैडम ये आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स है। हो सकता है सिंघानिया पैलेस में आपको इन डॉक्यूमेंट्स की कोई जरूरत हो। लड़की ने सुमित के हाथ से डॉक्यूमेंट्स लिए। जाने से पहले लड़की ने वार्मली सुमित का कंधा थपथपाकर कहा, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तब तक अपना ख्याल रखना सुमित, और दादाजी को दवाएं टाइम से दे देना। उनके वीकली चेकअप में कोई ढील मत करना, वरना उनकी तबीयत पर असर पड़ेगा। ओके। लड़की की बात सुनकर सुमित ने बुझे मन से कहा, अगर आपको हमारी इतनी ही फिक्र है मैडम तो आप हम सबको छोड़कर क्यों जा रही है? सुमित, मैं हमेशा के लिए तुम लोगों को छोड़कर नहीं जा रही हूँ, मैं बस कुछ दोनों के लिए तुम सबसे दूर हो रही हूँ, लड़की ने सुमित को समझाते हुए कहा। सुमित के उदास भाव में अब भी बदलाव ना देखकर लड़की ने इस बार थोड़े सख्त लहजे में कहा, सुमित तुम अच्छे से जानते हो मेरा उसके पास जाना कितना जरूरी है। उसे इस वक्त मेरी जरूरत है, इसीलिए ऐसी शंगी हुई शकल बनाना बंद करो और मुस्कुराओ। लड़की की सख्त आवाज सुनकर सुमित ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दिया। लड़की के वहां से जाने के बाद सुमित ने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, हे भगवान प्लीज उस डेविल को जल्दी ठीक कर दो, ताकि मेरी मैडम वापस आ सके। उधर सिंघानिया पैलेस के लग्जूरियस लिविंग एरिया में विद्युत के दादा अंगद सिंघानिया काउच पर बैठे न्यूज़पेपर पढ़ने के साथ चाय की चुस्की ले रहे थे। तभी एक गार्ड ने आकर उन्हें इन्फॉर्म किया, बड़े मालिक एक लड़की पैलेस के बाहर आई है और बार बार आपसे मिलने के रट लगाए बैठी है। अंगद जी ने नौकर की बात सुनकर आश्चर्य से पूछा, कौन सी लड़की? मैंने तो यहाँ किसी लड़की को मिलने नहीं बुलाया था। जी मालिक, हमने ने भी उस लड़की से यही कहा, मगर वह लड़की है कि जाने का नाम ही नहीं ले रही है। नौकर की बात सुनकर अंगद की बुरी आंखें सिकुड़ गई। उन्होंने थोड़ा सोचने के बाद नौकर से पूछा, कुछ नाम वगैरह बताया उस लड़की ने अपना? जी मालिक, वो कह रही थी कि उसका नाम माया है। माया आर्य। माया आर्य। अंगद जी ने नौकर के बताए गए नाम को 2-3 बार दोहराया। चौथी बार में न जाने क्यों अंगद जी की आंखें एकदम से बड़ी हो गई। उन्होंने न्यूज़पेपर फोल्ड करते हुए नौकर से तेज आवाज में कहा, जाओ जाकर जल्दी से उसे आदर सहित अंदर भेजो। जी जी बड़े मालिक। नौकर को लगा उसके बड़े मालिक शायद उस साधारण सी दिखने वाली लड़की को जानते हैं, इसीलिए वह जल्दी से माया को बुलाने चला गया। माया जब लिविंग एरिया में आई तब अंगद जी गौर से उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगे। माया ने हल्की स्माइल के साथ अंगद जी की ओर देखा। उसने जाकर जब अंगद जी के पांव छुए तब अंगद जी ने चौंक कर उससे पूछा, बेटा आप यहाँ? क्या कोई खास बात है? जी खास बात तो जरूर है, तभी तो मैं यहाँ आई हूँ, माया काम नजरों से अंगद जी की ओर देखते हुए बोली। उसकी बोलने के तरीके में एक अलग ही किस्म की स्थिरता और खिंचाव था। अब तक पूरी सिंघानिया फैमिली भी लिविंग एरिया में आ चुकी थी।
माया ने सब लोगों को देखने के बाद दादाजी से कहा, मिस्टर सिंघानिया, एक्चुअली मैं यहाँ मिस्टर विद्युत की वजह से आई हूँ। मैंने सुना है वो कोमा है। हाँ, 2 दिन पहले विद्युत का एक एक्सीडेंट हुआ था। उसी के बाद विद्युत कोमा में चला गया है। मगर आप विद्युत से? अंगद जी की असमंजस भरी अधूरी बात सुनकर माया ने शांत आवाज में कहा, जी मैं मिस्टर विद्युत का ख्याल रखना चाहती हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो जब तक मिस्टर विद्युत ठीक ना हो जाए तब तक क्या मैं उनका ख्याल रख सकती हूँ? मिस्टर अंगद सहित पूरी सिंघानिया फैमिली माया की बात सुनकर शॉक हो गए। विद्युत की मां रीना सिंघानिया ने एकदम से माया पर भड़कते हुए कहा, तुम 2 टके की लड़की तुम हो कौन? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे कपड़े पहनकर हमारे पैलेस में आने की? जाओ निकलो, दफा हो जाओ यहाँ से, औकात तो तुम्हारी अच्छे कपड़े पहनने की भी नहीं है। आई बरी मेरे बेटे का ख्याल रखने वाली। रीना जी की बात सुनकर माया बड़े ही इनोसेंट एक्सप्रेशन के साथ अपनी तितली की पंख सी बड़ी बड़ी पलकें ब्लिंक करते हुए रीना जी की ओर देखने लगी। मामले को समझ दादाजी ने रीना को डांटते हुए सख्त आवाज में कहा, रीना तमीज से बात करो, इससे माया हमारी मेहमान है। रीना जी को अंगद जी की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, मगर उन्होंने अंगद जी को पलटकर जवाब देने की हिम्मत नहीं की। परिवार के मुखिया अब भी अंगद जी ही थे। विद्युत के अलावा उनके खिलाफ बोलने की आज भी पूरे परिवार में किसी में हिम्मत नहीं थी। माया कौन थी, कहां से आई थी, ये बात सिंघानिया परिवार में कोई नहीं जानता था। मगर माया के सिंपल कपड़े देखकर माया उन लोगों को कोई गरीब और कमजोर लड़की लग रही थी। अंगद जी ने सबको इग्नोर करते हुए माया से कहा, माया आप हमारे साथ स्टडी रूम में आइए, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी। सिंघानिया परिवार के हर एक सदस्य के आंख में अपने लिए घिन, गुस्से और नफरत के भाव देखने के बावजूद माया हल्की मुस्कान के साथ दादाजी के साथ उनके स्टडी रूम में चली गई। स्टडी रूम से माया के साथ बाहर आने के बाद अंगद जी सिंघानिया फैमिली के सर पर एक बम फ्लो करते हुए अपनी कड़क आवाज में कहा, आज माया और विद्युत की शादी होगी, और जब तक विद्युत को होश नहीं आ जाता माया तब तक विद्युत के साथ एक पत्नी के लिहाज से रहकर उसकी देखभाल करेगी। अंगद जी अनएक्सपेक्टेड और शॉकिंग अनाउंसमेंट सुनकर पूरी सिंघानिया फैमिली दंग रह गई। अंगद जी का ये डिसीजन पूरी सिंघानिया फैमिली के लिए किसी एटम बॉम्ब से कम नहीं थी। एपिसोड 2, माया आई लव यू। अंगद जी ने सिंघानिया फैमिली के सर पर एक बम फ्लो करते हुए अपनी कड़क आवाज में कहा, आज माया और विद्युत की शादी होगी, और जब तक विद्युत को होश नहीं आ जाता माया तब तक विद्युत के साथ एक पत्नी के लिहाज से रहकर उसकी देखभाल करेगी। अंगद जी अनएक्सपेक्टेड और शॉकिंग अनाउंसमेंट सुनकर पूरी सिंघानिया फैमिली दंग रह गई। अंगद जी का ये डिसीजन पूरी सिंघानिया फैमिली के लिए किसी एटम बॉम्ब से कम नहीं थी। पूरे परिवार में विद्युत की मां अंगद जी की अनाउंसमेंट से सबसे ज्यादा गुस्सा हो गई। उन्होंने विद्युत के लिए ऑलरेडी एक लड़की सेलेक्ट कर ली थी। रीना जी एकदम नाखुशी और हैरानी के मिले जुले भाव के साथ अंगद जी से बोली, पापा हम इस लड़की का ना जात जानते हैं ना खानदान, और आप इस 2 टके की लड़की की शादी मेरे एकलौते बेटे से करा रहे हैं, चाहे कारण जो भी पापा, मगर मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मैं अपने बेटे की शादी इस भिखारी लड़की से कभी नहीं होने दूंगी। माना कि विद्युत अभी कोमा में है, मगर इसका मतलब यह नहीं है कि विद्युत कभी ठीक ही नहीं होगा, उसे कभी होश ही नहीं आएगा। डॉक्टर ने कहा है बहुत जल्द मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। मैं ऐसी लो क्लास लड़की से अपने बेटे की शादी हरगिज नहीं होने दूंगी। दादाजी रीना जी की बात सुनकर एकदम से भड़क उठे, मगर उन्हें इशारे से शांत कराते हुए माया ने पोलाइटली रीना जी से प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, मैम मैं बस मिस्टर विद्युत के साथ तब तक ही रहूंगी जब तक मिस्टर विद्युत को होश नहीं आ जाता। मिस्टर विद्युत के होश में आते ही मैं खुद डिवोर्स पेपर पर साइन करके यहां से दूर चली जाऊंगी। पूरी सिंघानिया फैमिली माया की बात सुनने के बाद उसे अजीब तरह घूरने लगे। आखिर ये लड़की विद्युत जैसे डेविल का ख्याल रखने के लिए इतनी उतावली क्यों हो रही है? क्या इसे अंदाजा भी था विद्युत कितना खतरनाक इंसान है? विद्युत इसके साथ क्या कुछ कर सकता है? ऐसे ही अनगिनत सवाल सिंघानिया फैमिली के लोगों के दिमाग में उठ रहे थे। रीना जी ने दोबारा माया को ऊपर से नीचे तक हीन भाव से घूर कर देखा। माया दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर थी। उसकी मिल्की स्नो वाइट स्किन उसके आसपास ऐसी रिफ्रेशिंग शाइन क्रिएट करती थी जैसे मानो वो कोई एंगल हो। रीना जी ने माया से अपनी नजरें फेरते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास लोगों की कमी नहीं अपने बेटे का ख्याल रखवाने के लिए। मैं भला तुम जैसी लो क्लास और लो स्टैंडर्ड लड़की से अपने बेटे की शादी की क्यों कराऊंगा? तुम्हें अंदाजा भी है मेरा बेटा कौन है, कितना हैंडसम है? लोग मेरे बेटे राजा कहते हैं। मैं अपने राजा बेटे की शादी तुम जैसी भिखारी से किसी कीमत में नहीं होने दूंगी। रीना जी की इतनी बेइज्जती भरी बातें सुनने के बाद भी माया के खूबसूरत चेहरे की मनमोहक मुस्कुराहट बरकरार रही। वो अब भी उतनी ही पोलाइट और काम नजर आ रही थी।
माया ने शांति के साथ कुछ पल गौर से रीना जी की आंखों में देखा। रीना की घमंड से भरी आंखें विद्युत के बारे में बात करते वक्त ममता और गर्व से भर जाती थी। उनकी आंखों से साफ जाहिर हो रहा था कि वो विद्युत से कितना प्यार करती है। माया अपना सर झुकाकर बस हल्का मुस्कुरा दी। अंगद जी ने उलझन भरी नजरों से माया की ओर देखा। अपनी बहू पर उन्हें इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अब इस गुस्से की असल वजह क्या थी, ये तो अंगद जी ही जाने। बारी बारी से पूरी सिंघानिया फैमिली ने रीना जी के बात का ही समर्थन किया। सबकी बातें सुनने के बाद अंगद जी ने अपनी छड़ी फ्लो पर 2 बार टैप करने के बाद अपनी रौबदार आवाज में कहा, मैंने तुम सबसे विद्युत और माया की शादी को लेकर कोई सलाह नहीं मांगी है। मैंने बस अपना हुक्म सुनाया है। अगर अब भी किसी को इस शादी से ऐतराज है तो वह इंसान बेझिझक मेरा परिवार छोड़कर जा सकता है। दादाजी की बात सुनकर सिंघानिया परिवार एक बार फिर से दंग रह गए। माया भी इस वक्त हैरान थी। आखिर ऐसे भी क्या है इस लड़की में जो दादाजी हम सबको इसकी वजह से घर छोड़ने के लिए बोल रहे हैं। विद्युत की कजन सिस्टर सिया ने माया को घिन भरी नजरों से घूरते हुए मन में सोचा। सबके मन में अनगिनत सवाल थे, मगर दादाजी की धमकी को याद कर किसी ने आगे उनके ऑर्डर का विरोध नहीं किया। सब लोग जब माया के लिए अपने दिल में गुस्सा और नफरत के भाव लिए अपने अपने रूम में वापस लौट गए, तब माया ने परेशान भाव के साथ दादाजी से पूछा, मिस्टर कपूर, आपको मेरी वजह से अपने परिवार के खिलाफ जाने की जरूरत नहीं थी। माया की पतली मीठी आवाज सुनकर दादाजी ने गर्माहट से मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। उन्होंने प्यार से माया के सर पर हाथ फेरते हुए हल्के नाराज स्वर से कहा, माया बेटा, ये सही बात नहीं है। आज आप विद्युत से शादी करने वाली है, इसीलिए आज के बाद से आप हमें मिस्टर कपूर नहीं दादाजी कहेंगी। और रही बात मेरे परिवार की, तो आप उनकी फिक्र मत कीजिए। इन नालायकों में से किसी की भी मेरा खानदान छोड़कर जाने की हिम्मत नहीं है। माया दादाजी की बात सुनकर विनम्रता के साथ मुस्कुराते हुए बोली, मेरी बात मानने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर दादाजी, आप बिल्कुल मेरे दादाजी की तरह है। दादाजी ने माया की बात सुनकर बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है माया। आपकी वजह से तो आज हमें पता चला है हमारे हार्टलेस डेविल पोते के अंदर दिल भी है। खैर, आप ये सब छोड़िए और ऊपर विद्युत के रूम में जाए, मैं शादी के पेपर्स रेडी करवाता हूँ। जी, माया ने मुस्कुराते हुए कहा। विद्युत के मास्टर बेडरूम में आने के बाद माया ने किंग साइज बेड पर रेस्टलेसली पड़े विद्युत की ओर देखा। 2 दिनों से कोमा में रहने के बाद भी विद्युत के चेहरे के चार्म और अट्रैक्टिवनेस में कोई कमी नहीं आई थी। उल्टा माथे पर बिखरे बालों के कारण विद्युत हद से ज्यादा क्यूट दिख रहा था। माया काम नजरों से विद्युत को देखते हुए उसके करीब गई। विद्युत के शार्प और अट्रैक्टिव फेशियल फीचर्स देखकर माया खुद को उसका चेहरा छूने से रोक नहीं पाई। अपनी पतली कोमल उंगलियों से विद्युत के माथे पर बिखरे बाल और नाक टच करते हुए माया ने हल्की स्माइल के साथ कहा, इन 6 सालों में तो आप और ज्यादा हैंडसम हो गए हो मिस्टर अकरू। माया अपनी ही कही बात मुस्कुरा दी। 6 महीने बाद माया अपने कमरे से रेडी होकर ऑफिस के लिए बाहर निकली। ब्लैक क्रॉप टॉप, ब्लैक स्नीकर और ब्लैक जीन्स में माया दिखने में बेहद ही खूबसूरत और आकर्षक दिख रही थी। माया की हाइट पूरे 6 फीट की थी। नॉर्मल लड़कियों के मुकाबले माया थोड़ी ज्यादा लंबी थी, मगर इसके बावजूद माया उतनी ही नाजुक और ग्रेसफुल भी थी। बालों को पॉनीटेल में बांधे और हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स लिए माया बिल्कुल किसी एलिगेंट वर्किंग वुमेन की तरह दिख रही थी। माया किसी लड़के के पीछे से आवाज लगाने पर माया रुक गई। हमेशा की तरह अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लिए माया ने पलटकर उस लड़के की ओर देखा। वह लड़का वरुण था, विद्युत का कजन ब्रदर। वरुण दिखने में अच्छी कदकाठी और मस्कुलर फिजिक वाला हैंडसम लड़का था। वरुण विद्युत की उम्र का ही था। उन दोनों की उम्र 27 साल थी। माया ने वरुण से स्थिर स्वर में पूछा, वरुण, तुमने मुझे क्यों रोका? जल्दी बोलो क्या बात है, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। वरुण ने अपने पैंट के पॉकेट में हाथ डालते हुए प्यार भरी नजरों से माया की ओर देखा। जब से वरुण ने माया को देखा था, तब से ही उसे माया से प्यार हो गया। माया वरुण के दिल की बात से अनजान नहीं थी, बस वरुण की तरह वह भी अनजान बनने की कोशिश करती थी। वरुण ने एक लंबी सांस लेकर माया से कहा, माया, आई लव यू। मैंने जब से तुम्हें पहली बार देखा था, तब से ही मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स आ गई थी। पहले मैंने विद्युत की वजह से अपनी फीलिंग्स दबा ली, मगर जब मुझे पता चला तुम विद्युत के होश में आने के बाद उसे डिवोर्स देने वाली हो, तब मैंने तुम्हें अपनी फीलिंग्स बताने का सोच लिया। मैं तुम्हें खुद से प्यार करने के लिए या खुद के साथ रहने के फोर्स नहीं कर रहा माया, मगर प्लीज मेरे प्रपोजल के बारे में एक बार ध्यान से जरूर सोचना। वरुण ने अपने दिल की बात बड़े ही नर्म लहजे में माया के सामने रखी थी। कोई भी लड़की वरुण के सॉफ्ट जेस्चर को ना नहीं कह पाता।
माया उसकी बात सुनकर गुस्सा होने के बजाय हमेशा की तरह मुस्कुराई। उसने शांत लहजे में वरुण को जवाब देते हुए कहा, देखो वरुण, तुम अच्छे लड़के हो, तुम मुझसे अच्छी लड़की डिजर्व करते हो, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं। पर क्यों? क्योंकि मैं किसी के प्यार के काबिल नहीं हूं वरुण। खैर, मेरा जवाब अब भी ना है, और बाद में भी ना ही होगा। मगर यदि तुम चाहते हो, तो मैं तुम्हारे प्रपोजल के बारे में जरूर सोचूंगी। माया ने मुस्कान के साथ वरुण से कहा। उसके जाने के बाद पिलर के बगल में छुपी सिया ने तिरछी मुस्कान के साथ खुद से नफरत भरे लहजे है कहा, अच्छा तो विद्युत भाई के बीमारी का फायदा उठाकर मैडम अब वरुण भाई पर भी डोरे डाल रही है। 2 टके की भिखारी लड़की, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, मगर सबसे पहले मुझे तेरी इस घटिया करतूत के बारे में मॉम और आंटी को बताना होगा। माया के खिलाफ अपनी मॉम और आंटी को भड़काने में इरादे से सिया जल्दी से अपनी मॉम और आंटी के पास चली गई। इन 6 महीनों में ज्यादा कुछ नहीं बदला था। माया को पूरी सिंघानिया फैमिली में दादाजी और वरुण के अलावा अब भी हर कोई नापसंद और नफरत करता था। हर दिन के साथ उन लोग की नफरत तो माया के लिए बढ़ती ही जा रही थी। एपिसोड 3, माया का किडनैप। उसके जाने के बाद पिलर के बगल में छुपी सिया ने तिरछी मुस्कान के साथ खुद से नफरत भरे लहजे में कहा, अच्छा तो विद्युत भाई के बीमारी का फायदा उठाकर मैडम अब वरुण भाई पर भी डोरे डाल रही है। 2 टके की भिखारी लड़की, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, मगर सबसे पहले मुझे तेरी इस घटिया करतूत के बारे में मॉम और आंटी को बताना होगा। माया के खिलाफ अपनी मॉम और आंटी को भड़काने के इरादे से सिया जल्दी से अपनी मॉम और आंटी के पास चली गई। इन 6 महीनों में ज्यादा कुछ नहीं बदला था। माया को पूरी सिंघानिया फैमिली में दादाजी और वरुण के अलावा अब भी हर कोई नापसंद और नफरत करता था। हर दिन के साथ उन लोग की नफरत तो माया के लिए बढ़ती ही जा रही थी। माया कौन थी, कहां से अचानक आ गई थी, सिंघानिया फैमिली में कोई नहीं जानता था, मगर दादाजी का माया के प्रति नर्म व्यवहार और लगाव सिंघानिया फैमिली में किसी को पसंद भी नहीं आती थी। दादाजी छवि सिंघानिया परिवार में बहुत सख्त और जिद्दी अमीर बूढ़े की थी। दादाजी अपने खुद के सगे पोता पोती से नर्म लहजे में बात नहीं करते, इसीलिए माया के प्रति उनका सॉफ्ट जेस्चर परिवार के सभी सदस्यों के आंखों में कांटे की तरह चुभता था। सिंघानिया परिवार देश की सबसे पावरफुल और इज्जतदार फैमिली थी। विद्युत के पूर्वज अतीत में राजा महाराजा हुआ करते थे। वर्तमान में भी सिंघानिया परिवार का रुतबा किसी राजशाही खानदान की तरह ही था। आज भी कहा जाता था, अगर सिंघानिया परिवार एक बार छींक दे तो पूरी कंट्री की इकोनॉमी उथल पुथल हो जाए। सिंघानिया परिवार के बारे में अफवाहों का जलजला तो यहां तक था कि सीक्रेट तरीके से सिंघानिया परिवार ही अभी पूरी कंट्री को ऑपरेट करती थी। अब इस अफवाह में कितनी सच्चाई थी, ये तो सिंघानिया परिवार और कंट्री की हाई कमीशन ही जाने। पैसे, रुतबे और अपने हाई स्टेट्स की अकड़ और घमंड सिंघानिया परिवार के खून में थी। कुछ गिने चुने लोगों को छोड़कर सिंघानिया परिवार का हर एक शख्स घमंड में चूर रहता था। गरीब लोग तो जैसे कीड़े मकोड़े थे सिंघानिया परिवार के अधिकतर सदस्यों के नजरों में। विद्युत के पिता विराज सिंघानिया और अंकल विनोद सिंघानिया का नजरिया भी कुछ ऐसा ही था। माया और विद्युत की शादी से वो दोनों भी नाखुश थे। उन दोनों ने अपने पिता से माया के बारे में कई दफा पूछने की कोशिश भी की थी, मगर दादाजी हर बार उन दोनों डांट फटकार कर भगा दिया करते थे। माया जब लिविंग एरिया में आई, तब उसकी कान में किसी औरत की तीखी आवाज पड़ी, ये शातिर लड़की, इधर सुन। माया रुक गई। वो इस आवाज को बखूबी पहचानती थी। पूरे परिवार में सिर्फ विद्युत की मां रीना ही उसे ये शातिर लड़की कह के बुलाती थी। माया ने हमेशा की तरह प्यारी सी मुस्कान के साथ पलटकर विद्युत की मां की ओर देखा और पूछा, जी मैम कहिए, आपको मुझसे कुछ काम था? हॉन, मेरे इतने बुरे दिन भी नहीं आए हैं जो मुझे तुझसे कोई काम हो, विद्युत की मां ने माया को हीन भाव से घूरते हुए कहा। आगे उन्होंने अपने बगल में बैठी खूबसूरत लड़की को माया से इंट्रोड्यूस कराते हुए अकड़ में कहा, शातिर लड़की, इससे मिल, इसका नाम इशिता है, इशिता अग्रवाल, आज ही यूनाइटेड स्टेट्स से अपनी पढ़ाई खत्म करके वापस आई है। विद्युत के होश में आने के बाद मैं उसकी शादी इशिता से ही करवाऊंगी। गौर से देख मेरी होने वाली बहू को, इसके कपड़े, इसका खानदान देख, इसे कहते हैं असल क्लास और हाई स्टेट्स, हमारे लेवल की। विद्युत की मां की बात सुनकर माया गुस्सा या दुखी होने के बजाय कामनेस के साथ मुस्कुराती रही। उसकी आंखें और मूवमेंट बिल्कुल ग्रेस से भरी हुई थी। माया ने एक नज़र इशिता को देखा। इशिता दिखने में सुंदर और एलिजेंट थी। देश के 20 सबसे पावरफुल खानदान में से एक अग्रवाल खानदान की सबसे चहेती राजकुमारी थी इशिता अग्रवाल। चेहरे पर कुछ और अंदर कुछ और। इशिता के व्यवहार का सबसे सिंपल एग्जाम्पल। माया ने पोलाइट वे में मुस्कुराते हुए विद्युत की मॉम से कहा, आपकी पसंद वाकई बहुत अच्छी मैम।
आपका लोगों को चुनने का नजरिया ही आपके लेवल को रिफ्लेक्ट करता है। माया का जवाब सुनकर इशिता के चेहरे पर न जाने क्यों हिडन इविल स्माइल आ गई। विद्युत की माँ माया का जवाब सुनकर तो खुश हुई, मगर माया की चार्मिंग मुस्कान देखकर वो बुरी तरह चिढ़ गई। यह शातिर लड़की हमेशा मुस्कुराती क्यों रहती है? कहाँ से आती है इसमें इतनी एनर्जी? विद्युत की माँ मन बड़बड़ाई। उनका इशारा मिलने के बाद माया हमेशा की तरह मुस्कुराते ऑफिस के लिए चली गई। उसने 6 महीने पहले ही सिंघानिया ग्रुप ज्वाइन किया था। विद्युत का ख्याल उसे ज्यादा वक्त तक नहीं रखना पड़ता था। खाली समय में माया बोर हो जाती थी, इसीलिए उसने दादाजी बात करके सिंघानिया ग्रुप ज्वाइन कर लिया था। माया के जाने के बाद सिया भागती हुई अपनी मॉम और आंटी के पास आई। विद्युत की माँ को सिया ने वरुण और माया के बारे में मिर्च मसाला लगाकर सब कुछ बता दिया। इशिता भी इस वक्त वहीं पर थी। सिया की बात सुनकर उसकी मॉम अनुपमा और विद्युत की मॉम रीना जी दोनों ही तिलमिला उठी। वरुण की माँ अनुपमा जी ने गुस्से भरे लहजे में विद्युत की मॉम से कहा, दीदी अब तो इस 2 टके की लड़की ने हद कर दी है। इसने तो अब मेरे बेटे को भी सेड्यूस करना शुरू कर दिया है। मैं आपको बता रही हूँ दीदी, अब बस बहुत हो गया। आपको इस लड़की का कुछ पक्का इलाज तो करना ही होगा। तू ठीक कह रही है अनुपमा, अब इस शातिर लड़की का कुछ पक्का इलाज तो करना ही होगा। तू बस इस लड़की को ऑफिस से वापस आने दे, फिर मैं इसे बताती हूँ। विद्युत की मॉम इतना कहेगा कुछ सोचने लगी। इशिता ने इसी बीच समझदारी दिखाते हुए मीठी आवाज में विद्युत की मॉम से कहा, अच्छा तो आंटी अब मैं चलती हूँ, डैड मेरा घर पर वेट कर रहे होंगे। इशिता की बात सुनकर विद्युत की मॉम के भाव एकदम से बदल गए। उन्होंने बड़े प्यार से इशिता से कहा, ठीक है बेटा, आराम से जाना और अपने डैड को हमारा डिनर इनविटेशन जरूर देना। जी आंटी। पहले से बाहर आने के बाद इशिती ने किसी को कॉल करके सख्त आवाज में कहा, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दूंगी, मगर मुझे उस लड़की की ऐसी हालात चाहिए जिसे देखकर कोई लड़का उसे अपने पास रखना तो दूर देखना भी ना चाहे। अरे टेंशन ना लो मैडम, थारा काम हो जाएगा। फोन की दूसरी साइड किसी आदमी की आलासाए आवाज आई। फोन कट होने के बाद इशिता नफरत भरे लहजे में बोली, मिस्टर विद्युत की वाइफ, हम वाइफ माय फुट। दूसरी तरफ सिंघानिया ग्रुप के सामने एक लैंड रोवर एसयूवी का आकर रुकी। माया का से बाहर निकली। उसने मुस्कुराते सर उठाकर सिंघानिया ग्रुप के मैसिव ऑफिस बिल्डिंग की ओर देखा। 5 कंबाइंड ग्लास बिल्डिंग से बना सिंघानिया ग्रुप की बिल्डिंग सिंघानिया परिवार के शानो शौकत की मिसाल देती थी। मुंबई के सबसे महंगे कॉर्पोरेट एरिया में बने सिंघानिया ग्रुप के ऑफिस बिल्डिंग के टॉप पर लिखा सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज सनलाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से और ज्यादा पावरफुल सीनेरियो और वाइब क्रिएट कर रहा था। माया की आंखों उस ऑफिस बिल्डिंग की ओर देखते हुए अलग ही किस्म के भाव नजर आ रहे थे। अपना सर नीचे कर एक लंबी सांस लेने के बाद माया सिंघानिया ग्रुप के मिडिल बिल्डिंग के अंदर चली गई। ऑफिस में माया और विद्युत के बारे में कोई नहीं जानता था। माया एक सिंपल एम्प्लॉय थी ऑफिस में। माया के अपने डिपार्टमेंट में एंटर होते ही डिपार्टमेंट हेड ने उससे आकर पूछा, ओह माया तुम आ गई, विंडमिल प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन तैयार है ना? कोई दिक्कत तो नहीं उसमें? नहीं मैम, प्रेजेंटेशन तैयार है, मुझ पर विश्वास रखिए, ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी को ही मिलेगा। माया ने कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ डिपार्टमेंट हेड राधा से कहा। राधा एक नेक दिल इंसान थी। माया की पीठ थपथपाते हुए राधा ने कहा, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है माया, अब जल्दी से मीटिंग रूम में चलो, तुम्हें ही इस प्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट करना है। क्या मुझ? हाँ माया तुम्हें, अब जल्दी चलो। राधा की बात मानकर माया उसके साथ मीटिंग रूम में चली गई। मीटिंग रूम की लाइट्स ऑफ होने के बाद माया ने काम स्माइल के साथ प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट करना शुरू किया। माया ज्यों ज्यों प्रेजेंटेशन दे रही थी, उसी मीटिंग रूम में मौजूद वरुण की आंखें उस पर गहरी होती जा रही थी। माया परफेक्शन की मिसाल थी। जहां उसकी उम्र में लड़कियां इतने लोगों के सामने आने भर से नर्वस हो जाया करती, वही माया बिल्कुल काम और कंपोज्ड थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई टीचर बड़े ही सरल भाषा में अपने स्टूडेंट्स को सब कुछ सिखा रहा हो। प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद सभी लोगों ने वार्मली ताली बजाते हुए माया को अप्रिशिएट किया। ऐसी एप्रिशिएशन सिंघानिया ग्रुप में बहुत कम लोगों को मिलती थी। माया को देखकर राधा की आंखें प्राउड से भर गई। उसे अपने डिसीजन पर खुशी महसूस होने लगी। मीटिंग खत्म होने के बाद वरुण ने आकर माया से कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस माया, आज तुम्हें सिंघानिया ग्रुप के हाई एग्जीक्यूटिव्स ने अप्रिशिएट किया है, ये सच में बहुत बड़ी बात है। सर आपको मुझे नहीं, डिपार्टमेंट हेड राधा को कंग्रेचुलेट करना चाहिए। उन्होंने ही मुझे इतने बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी थी, मुझ पर विश्वास किया था। माया की बात सुनकर वरुण की आंखें प्यार से भर गई। राधा को कंग्रेचुलेट करने में बाद
वरुण अपने केबिन में चला गया। वरुण माया को जितना देखता और जानता जा रहा था, माया के लिए उसकी फीलिंग्स उतनी ही स्ट्रांग और डीप होती जा रही थी। डिपार्टमेंट में वापस आने के बाद राधा ने माया से कहा, तुम इतनी अच्छी क्यों हो माया? राधा की बात सुनकर माया की मुस्कान कुछ पल के लिए फ्रिज सी हो गई, उसके आंखों से कुछ अजीब सा होकर गुजरा। माया ने दोबारा मुस्कुराते हुए राधा से कहा, आपको गलत लगता है। मैम, मैं अच्छी नहीं, मैं बहुत ज्यादा बुरी इंसान हूँ। तुम हमेशा यही बोलती हो माया, मगर हकीकत में तुम बहुत अच्छी इंसान हो। राधा की बात पर माया हमेशा की तरह बस मुस्कुरा दी। ऑफिस का काम खत्म होने के बाद जब माया ऑफिस बिल्डिंग के बाहर निकली तभी अचानक से एक वैन उसके सामने आकर रुका और कुछ लोगों ने माया को वैन को अंदर खींच लिया। माया का हैंडबैग वही रोड पर गिर गया और वह वैन माया को लेकर कहीं दूर निकल गई। एपिसोड 4 बुलबुल। हम सब पहले तुम्हारा रेप करेंगे। डिपार्टमेंट में वापस आने के बाद राधा ने माया से कहा, तुम इतनी अच्छी क्यों हो माया? राधा की बात सुनकर माया की मुस्कान कुछ पल के लिए फ्रिज सी हो गई, उसके आंखों से कुछ अजीब सा होकर गुजरा। माया ने दोबारा मुस्कुराते हुए राधा से कहा, आपको गलत लगता है। मैम, मैं अच्छी नहीं, मैं बहुत ज्यादा बुरी इंसान हूँ। तुम हमेशा यही बोलती हो माया, मगर हकीकत में तुम बहुत अच्छी इंसान हो। राधा की बात पर माया हमेशा की तरह बस मुस्कुरा दी। ऑफिस का काम खत्म होने के बाद जब माया ऑफिस बिल्डिंग के बाहर निकली तभी अचानक से एक वैन उसके सामने आकर रुका और कुछ लोगों ने माया को वैन को अंदर खींच लिया। माया का हैंडबैग वही रोड पर गिर गया और वह वैन माया को लेकर कहीं दूर निकल गई। उस वैन के जाने के कुछ देर बाद ही वरुण ऑफिस से बाहर निकला। उसकी कार पहले से ही बाहर उसे लेने के लिए खड़ी हुई थी। वरुण अपनी कार में बैठने ही वाला था, तभी उसकी नज़र रोड की दूसरी साइड गिरी माया के हैंडबैग पर गई। वरुण माया को पसंद करता था, उसकी नज़र माया के हर चीज़ पर होती थी। वरुण माया के हर चीज़ को बड़ी ही बारीकी से देखता था। इसी कारण वरुण ने एक नज़र में ही माया के ब्लैक हैंडबैग को पहचान लिया। माया का हैंडबैग यूं रोड के साइड में गिरा देखकर वरुण की भवें आपस में जुड़ गई। कार में बैठने के बजाय वरुण जल्दी से रोड की दूसरी साइड चला गया। उसका असिस्टेंट वरुण की इस हरकत पर कंफ्यूजन हो गया। माया के हैंडबैग उठाने के बाद वरुण ने रोड के दोनों साइड ध्यान से देखा, मगर माया उसे दूर दूर तक कहीं दिखाई दी। वरुण के माथे पर शिकन की लकीरें उभर आई। उसने अपने असिस्टेंट को जल्दी से आवाज लगाते हुए पूछा, सुनो अमन, क्या यहाँ आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा है? होना तो चाहिए बॉस, रुकिए मैं पूछकर बताता हूँ। अमन ने वरुण के हाथ में फीमेल हैंडबैग देखकर कहा। अमन को स्थिति का थोड़ा बहुत अंदाजा हो चुका था। कॉल करके किसी से पूछने के बाद अमन ने वरुण से कहा, बॉस, एक सीसीटीवी है यहाँ। वरुण अब तक का के पास आ चुका था। माया के लिए फिक्र और घबराहट उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। वरुण ने माया का हैंडबैग मजबूती से पकड़ते हुए कहा, उस सीसीटीवी कैमरा का ऑपरेटिंग रूम कहाँ है? जल्दी से वहां चलो, मुझे लगता है माया के साथ कुछ गलत हुआ है। उसका हैंडबैग रोड के साइड गिरा हुआ था। अमन को वरुण की बात सुनकर सारा मामला समझ आ गया। उसे वरुण के दिल में मौजूद माया के लिए फीलिंग के बारे में भी पता था। अमन जल्दी से वरुण को लेकर सीसीटीवी ऑपरेटिंग रूम में गया। वहां तक पहुंचते पहुंचते तो वरुण का चेहरा पसीने से लथपथ हो चुका था। उसके दिमाग में माया की चिंता के साथ ही तरह तरह ख्याल आ रहे थे। पूरी सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद वरुण का चेहरा काला पड़ गया। उसकी आंखों गुस्से लाल हो गई। वरुण ने गुस्से में दांत किटकिटाते हुए कहा, अमन, अपने आदमियों के पास इस वैन का नंबर भेजो और जल्द से जल्द इसकी लोकेशन मुझे सेंड करो। आई स्वेयर, ये जिसका भी काम होगा, मैं उसकी जिंदगी नर्क बना दूंगा। वरुण की बात सुनकर अमन ने जल्दी से अपने आदमियों को कॉल करना शुरू कर दिया। वरुण अमन को वही छोड़ बाहर चला गया। अमन को जब इस बात का एहसास हुआ तब वो भी वरुण के पीछे पीछे गया, मगर उसके वरुण तक पहुंचने से पहले ही वरुण अपनी कार स्टार्ट कर वहां से जा चुका था। वरुण की जातिका को देखकर अमन ने परेशानी में अपने सर पर हाथ रख लिया और खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, हे भगवान, ये वरुण सर गुस्से में आकर कोई गलत कदम ना उठा ले। माया मैडम, जब तक हम आप तक ना पहुंचे तब तक प्लीज खुद को सेफ रखना, वरना मेरे बॉस पागल हो जाएंगे। दूसरी तरफ जंगल के बीच एक सुनसान सड़क पर किडनैपर्स की वैन रुकी। एक आदमी ने वैन से बाहर निकलकर जल्दी से वैन का नंबर प्लेट चेंज किया। वैन के अंदर माया कई मोटे और भद्दे मर्दों के बीच बैठी। डरने या घबराने के बजाय बड़ी ही स्थिरता से मुस्कुरा रही थी। वैन में मौजूद सारे मर्दों की आंखों में माया को ऐसे देखकर हवस और कंफ्यूजन दोनों एक साथ दिखने लगा। लड़की को किडनैप करके उनका रैप करना उन किडनैपर्स का पेशा था। उन लोगों ने पहले भी कई लड़कियों को किडनैप करके उनका रेप किया था।
नॉर्मली वो सारी लड़कियां ऐसी सिचुएशन में डर जाया करती थी, अधिकतर तो डर के मारे रोने और गिड़गिड़ाने लगती थी। मगर माया वो हमेशा की तरह मुस्कुरा रही थी। डर क्या, डर का तो एक कतरा भी उसकी आंखों में नहीं था। किडनैपर्स के हेड ने गंदे तरीके से अपने फटे होठों पर जीभ फेरते हुए माया को हवस भरी नजरों से ऊपर से नीचे तक घूरकर देखा और पूछा, ये छोकरी, तुझे हम लोगों से डर नहीं लग रहा है क्या? तू हमसे डरने के बजाय ऐसे मुस्कुरा क्यों रही है? अपने हेड की बात सुनकर माया के कुछ बोलने से पहले ही दूसरे ग्रुप मेंबर ने गंदी हंसी हंसते हुए कहा, अरे ये सब छोड़ो ना बॉस, ये लड़की दिखने में बहुत सुंदर और नाजुक है। अगर ये हम सब के साथ ऐसे ही मुस्कुराते हुए मजे करने को तैयार है तो क्या ही दिक्कत है? हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा इसने। उस आदमी की बात सुनकर हेड सहित पूरे ग्रुप के लोग ठहाका मारकर उसकी बात में सहमति जताते हुए हवस भरी गंदी हंसी हंसने लगे। माया उन लोगों की हवस भरी हंसी सुनकर और गहराई से मुस्कुराने लगी। सबके चुप होने के बाद माया ने मुस्कान के साथ बड़ी ही मासूमियत से अपनी बरीक बड़ी पलकें ब्लिंक करते हुए उनके मोटे भद्दे हेड से पूछा, मुझे आप लोगों का मतलब है आप सब मेरा रेप करने वाले हैं, राइट? बिल्कुल बुलबुल, हम सब पहले तुम्हारा रेप करेंगे, फिर तुम्हारी गंदी गंदी वीडियोस और फोटोज निकलेंगे, उसके बाद तुम्हें रोड के किनारे नंगा करके फेंक देंगे। हेड की बात ऐसी घिनौनी बात सुनने के बाद भी माया मुस्कुराती रही। उसने घबराने के बजाय आगे मुस्कुराते हुए हेड किडनैपर से पूछा, अच्छा, पर ये सब करने के बाद आप लोगों को क्या पुलिस नहीं पकड़ेगी? हेड ने इस पर शातिर हंसी हंसते हुए कहा, जाने मन, पुलिस तो हमें तब पकड़ेगी ना जब हम लोग इस देश में रहेंगे। तुम्हारे खूबसूरत बॉडी के साथ मजे करने और खेलने के हमें जितने पैसे मिले हैं ना, उससे तो हम सब सीधे तुम्हें ठिकाने लगने के बाद देश छोड़कर भाग जाएंगे। माया उन किडनैपर्स की घटिया और खिनौनी प्लानिंग सुनने के बाद अपना सर नीचे करके हल्का मुस्कुराए। उसकी मुस्कान अब भी उतनी ही प्यारी और स्थिर थी। अपना सर उठा माया ने सारे किडनैपर्स को बारी बारी से मुस्कुराते हुए देखने के बाद बड़ी ही मीठी आवाज में पूछा, 9 तो आप सब पूरे 9 लोग मिलकर मेरा रेप करना चाहते हो? मेरी गंदी गंदी फोटोज और वीडियोज बनाना चाहते हो? इंटरेस्टिंग। वेल, ये बताए, ये कैसा रहेगा अगर मैं आप सभी को देश छोड़ने के बजाय इस दुनिया को ही छोड़ने पर ही मजबूर कर दूं? मतलब, माया उन किडनैपर्स का कंफ्यूज चेहरा देख दोबारा मुस्कुराए। उसकी मुस्कान अब भी कंपोज्ड और प्यारी ही थी, बस अब उसकी शांत आंखें डरावनी हो चली थी। वैन अब दोबारा जंगल की गहराई में चलाना शुरू हो गई थी। तकरीबन 10 मिनट बाद वैन एक तेज ड्रिफ्ट के साथ घने जंगल के बीचों बीच सड़क पर रुकी। वैन के रुकते ही कई सारी ब्लैक मर्सिडीज का आकर एक साथ वैन के ठीक बगल में रुकी। जंगल के कीड़े मकोड़े, जंगली जानवरों और चींटियों की आवाज ने उस जगह पर अब अलग ही किस्म के डर और दहशत का माहौल पैदा कर दिया था। उन सभी मर्सिडीज कार से अनगिनत वेल ट्रेंड ब्लैक सूट वाले बॉडी अपने हाथ में AK-47 लिए बाहर निकलने। मिडिल कार से एक 26 साल की लड़की ब्लैक बिजनेस सूट में बाहर आई। वो लड़की दिखने में जितनी क्लासी और एलिगेंट थी, उसकी आंखें उतनी ही सर्द और सख्त थी। उस लड़की ने जाकर वैन का डोर खोला तो माया वैन से बाहर आई। माया का पूरा हाथ और क्रॉप टॉप लाल खून सना हुआ था, पर एक प्यारी सी मुस्कान अब भी उसके सुंदर चेहरे पर बरकरार थी। माया ने वैन से बाहर आने के बाद उस लड़की से मुस्कुराते हुए कहा, कैसी हो रिबा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैडम, रिबा ने रिस्पेक्टफुली माया को ग्रीट करने के बाद कहा। रिबा ने माया को ऊपर से नीचे तक देखा। माया को देख ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसने खून की होली खेली हो। रिबा माया से बोली, आपके कपड़े वैन में हैं मैडम, आप प्लीज चेंज कर लीजिए। माया बोली। उसने उन सभी लग्जूरियस मर्सिडीज कार्स की ओर देखा। उन कार्स की संख्या इतनी थी कि उसे लाइन से देखने के बाद उनका एंड पता कर पाना भी मुश्किल था। माया ने चेंज करने से पहले अपने खून से सने हाथ धोए। रिबा ने उसके हाथ पर पानी लगाते हुए थोड़ी संकुचाती आवाज में कहा, मैडम आप प्लीज ये सब मत कीजिए, आपको ऐसी डबल लाइफ जीने की जरूरत नहीं है, प्लीज वापस आ जाए। माया ने हाथ धोने के बाद रिबा से टॉवल लेकर अपना हाथ सुखाते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम जानती हो रिबा, मैं किसी का एहसान नहीं रखती, इसीलिए तुम ये बातें मुझसे ना ही कहो तो बेहतर होगा। रिबा ने माया का जवाब सुनकर अपने होठ भींच लिए। माया रिबा को एक नज़र देखने के बाद दूसरे वैन में अपने कपड़े चेंज करने चली गई। रिबा ने वैन के बाहर खड़े होकर माया से गंभीर स्वर में कहा, मैडम जल्दी ही ड्रीम एम्परर के 100 साल पूरे होने वाले हैं। नताशा और जारा ने तो अब शेयर होल्डर्स और कंपनी के हायर एग्जीक्यूटिव्स का सपोर्ट गेन करना भी शुरू कर दिया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जारा पक्का आपके डैड और शेयर होल्डर्स की हेल्प से ड्रीम एम्परर को 100th एनिवर्सरी पर हासिल कर लेगी मैडम। माया ने रिबा की पूरी बात सुनी मगर वो बोली कुछ नहीं। वैन से कपड़े चेंज करके जब माया बाहर आई
तब उसके पतली खूबसूरत उंगलियों के बीच एक मोटी ब्राउन ब्लैक शिगार सुलग रही थी। माया के मुंह से शिगार का हल्का धुआं भी बाहर निकल रहा था। माया ने उन किडनैपर्स के वैन की ओर देखा। वैन के अंदर से अब भी लोगों के कराहने की आवाज आ रही थी। मतलब साफ था, वो किडनैपर्स अभी मरे नहीं थे। माया ने एलिजेंटली शिगार का लंबा कस भरते हुए रिबा की ओर अपना हाथ बढ़ाया, तो रिबा ने उसके हाथ में एक हाईटेक गन थमा दी। माया ने गन की ओर अजीब ढंग से देखते हुए मुस्कुराकर रिबा से पूछा, स्पोर्ट की जरूरत किसे होती है रिबा? जो कमजोर होते हैं उन्हें मैडम। एग्जैक्टली रिबा, स्पोर्ट की जरूर कमजोर लोगों की होती है। मगर मैं कमजोर नहीं हूं, और ना ही मुझे किसी के सपोर्ट की जरूरत है। माया ने रीबा के जवाब पर मुस्कुराते हुए कहा, जिसे सुनकर रीबा गौर से माया को देखने लगी। माया हंसते हुए उन किडनैपर्स के वैन के पास गई। अगले ही पल जंगल में पूरे 18 गन शॉट्स की आवाज गूंजी। एपिसोड 5 विद्युत को होश आना। माया ने गन की ओर अजीब ढंग से देखते हुए मुस्कुराकर रीबा से पूछा, स्पोर्ट की जरूरत किसे होती है रिबा? जो कमजोर होते हैं उन्हें मैडम। एग्जैक्टली रिबा, स्पोर्ट की जरूर कमजोर लोगों की होती है। मगर मैं कमजोर नहीं हूं, और ना ही मुझे किसी के सपोर्ट की जरूरत है। माया ने रीबा के जवाब पर मुस्कुराते हुए कहा, जिसे सुनकर रीबा गौर से माया को देखने लगी। माया हंसते हुए उन किडनैपर्स के वैन के पास गई। अगले ही पल जंगल में पूरे 18 गन शॉट्स की आवाज गूंजी। जंगल के सारे चिड़िया एकदम से चिल्लाते हुए जंगल छोड़कर भागने लगे। जंगली जानवर भी गन शॉट्स की आवाज सुनकर डर के मारे इधर उधर भागने लगे। माया ने अपनी गन नीचे करके वैन में मौजूद सभी किडनैपर्स की ओर देखा। सारे किडनैपर्स अब मर चुके थे। उन सबके सबसे सेंसिटिव बॉडी पार्ट पर दो दो गोलियां लगी थी। रिबा ने जल्दी से माया के पास आकर उस वैन में झांक कर देखा। वैन के अंदर का डिस्गस्टिंग और खौफनाक नजारा देखकर रिबा ने एक लंबी सांस ली। उसने माया के सुकून भरे चेहरे की ओर देखा और उससे थोड़ी झिझकती आवाज में कहा, मैडम, आपको अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं थी। हम इन लोगों पुलिस के हवाले कर देते। माया की सुकून से भरी आंखें रीबा की बात सुनते ही गुस्से भर गई, पर होठों पर अब भी मुस्कुराहट बरकरार थी। माया ने रिबा की ओर गन उछालते हुए सर्द आवाज में कहा, ये लोग मेरा रेप करना चाहते थे रीबा। मेरे गंदे गंदे फोटोज और वीडियोस बनाना चाहते थे। उसके बाद ये लोग मुझे नंगा करके रोड के साइड फेंकने वाले थे। क्या तुम अब भी चाहोगी रिबा, मैं इन लोगों को जिंदा पुलिस हवाले कर दूं? माया की बात सुनकर रिबा का चेहरा डार्क हो गया। उसने गन कैच करने के बाद घिन और गुस्से भरी नजरों से उन किडनैपर्स के डेड बॉडी की ओर देखते हुए दांत किटकिटा कर कहा, बिल्कुल नहीं मैडम, आपने इन लोगों के साथ बिल्कुल सही किया। ये घटिया लोग तो इससे बुरी मौत डिजर्व करते हैं। रीबा का जवाब सुनकर माया के होठों के कोने तिरछे मुड़े। उसने मुस्कुराते हुए रिबा का कंधा थपथपाकर कहा, दैट्स लाइक माई गर्ल। रीबा माया की बात पर कुछ नहीं बोली। उसकी आंखें अब भी सर्द और सख्त थी। रिबा एक सुंदर लड़की थी, मगर उसका बिहेवियर बिल्कुल किसी हार्टलेस वर्किंग रोबोट की तरह था। माया जिस कार से ऑफिस गई थी, रीबा उस लैंड रोवर कार को भी वहां ले आई थी। माया ने अपनी काकी की रिबा से मांगा, तो रीबा ने उसके हाथ में काकी की थमाते हुए थोड़ी उलझन भरी आवाज में बोली, क्या आप नताशा और जारा का सच में कुछ नहीं करेंगी मैडम? उनके पास आपके डैड का खुला सपोर्ट है। मुझे डर है कहीं आपके डैड की हेल्प से वो लोग ड्रीम एम्पेयर को हासिल ना कर ले मैडम। माया रिबा की बात पर शांत लहजे में मुस्कुराते हुए बोली, नताशा और जारा बेवकूफ है रिबा। तुम उन दोनों की फिक्र मत करो, वो दोनों कुछ नहीं कर पाएंगी। और रही बात मिस्टर रुद्र की, तो मैं उन्हें भी देख लूंगी। बस सही वक्त का इंतजार करो। ड्रीम एम्परर मेरा था, मेरा है, और मेरा ही रहेगा। माया की आखिरी बात को सुनकर रिबा ने एक लंबी सांस ली। माया के काम में बैठने से पहले उसने दोबारा माया से कहा, मैडम, आपके दादाजी बहुत गुस्से में है। अगर आप जल्दी वापस नहीं आई, तो हो सकता है वो आपको ढूंढते हुए यहां भी आ जाए। रीबा की बात पर माया ने अपनी चीन रब करते हुए कहा, मैं जानती हूं रिबा, तुम कुछ दिन और उन्हें उलझा कर रखो। मैंने कल डॉक्टर से बात की थी। मिस्टर विद्युत को जल्दी ही होश आने वाला है। उनके होश आते ही मैं वापस आ जाऊंगी। माया के कार में बैठने के बाद रिबा ने उससे कहा, मैडम, इन सब के पीछे इशिता अग्रवाल का हाथ था। क्या आप चाहती है मैं उसे उसकी औकत याद दिला दूं? नहीं, अभी कुछ मत करो, तुम चुपचाप वापस जाओ। माया ने सख्त लहजे में रिबा से कहा। आगे माया वहां नहीं रुकी। अपनी कार स्टार्ट कर माया सीधे सिंघानिया पैलेस के लिए निकल गई। रिबा माया के लिए जो कपड़े लाई थी, वो बिल्कुल उसके पुराने आउटफिट से मैच करती थी। माया के काम सुंदर चेहरे और स्थिर व्यवहार को देखकर लग ही नहीं रहा था कि उसने थोड़ी देर पहले पूरे 9 लोगों को उतनी बेरहमी सी मौत के घाट उतारा है। सिंघानिया पैलेस वापस आते आते माया को शाम हो गई थी।
काकी की गार्ड को पार्क करने के लिए देने के बाद माया सीधे पैलेस के अंदर चली गई। लिविंग एरिया में पहुंचते ही विद्युत की मां ने माया को टोकते हुए कहा, ये शातिर लड़की, तुझे वापस आने में आज इतनी देर क्यों हो गई? तू तो और दिन दोपहर को ही वापस आ जाया करती थी। माया ने विद्युत की मां की ताने भरी बात सुनकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसने हल्की मुस्कान के साथ पलटकर रीना जी की ओर देखा और कहा, वो मैम, मुझे आज थोड़ा दूसरा काम था, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। रीना जी ने माया को ऊपर से नीचे तक शक भरी नजरों से घूर कर देखा। उनकी आंखों में आज माया के लिए घिन भरे भाव थे। सिया की बात सुनने के बाद माया के लिए उनकी नफरत और ज्यादा बढ़ गई थी। उन्होंने माया से पूछा, तुझे भला कौन सा दूसरा काम था? मैम, ये मेरा पर्सनल मैटर है, मैं आपको इस बारे में नहीं बता सकती। आई एम सॉरी, माया ने मुस्कान के साथ साफ शब्दों में रीना जी को जवाब देते हुए कहा, जिसे सुनकर रीना जी का पारा हाई हो गया। रीना जी माया पर चिल्लाने को हुई। तभी अनुपमा जी ने रीना जी का हाथ दबा उन्हें रोकते हुए कहा, दीदी, यहाँ इस लड़की पर चिल्लाना ठीक नहीं होगा। अगर डैड ने आपको इस पर चिल्लाते हुए देख लिया तो वो खामखा आप पर गुस्से करेंगे। रीना जी अनुपमा की बात सुनते ही चुप हो गई। उन्होंने माया को गुस्से भरी नजरों से घूरते हुए कहा, ये शातिर लड़की, तू मेरे साथ मेरे कमरे में चल, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। माया ने उनकी बात सुनकर एक गहरी सांस ली, जैसे मानो वो किसी बड़े ड्रामे के लिए खुद को तैयार कर रही हो। वही खरी को सिया को एक नज़र देखने के बाद माया रीना जी के साथ उनके कमरे में चली गई। अनुपमा जी और सिया भी उन दोनों के साथ चली गई। रूम में आते ही सिया ने रूम का डोर अंदर से लॉक कर दिया। रीना जी ने माया पर भड़कते हुए दांत किटकिटाकर कहा, तू शातिर लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई वरुण को सेड्यूस करने की? क्या डैड को अपने जाल में फंसाकर तेरा मन नहीं भरा, जो तू मेरे भतीजे पर भी डोरे डालने लगी? माया ने उनकी बात सुनकर हल्की मुस्कान के साथ स्थिरता से कहा, देखिए मैम, वरुण ने मुझे प्रपोज किया था, मैंने उसे नहीं, मैंने तो उल्टा उसके प्रपोजल को ठुकरा दिया था। और रही बात किसी पर डोरे डालने की और किसी को अपने जाल में फंसाने की, तो मैं आप तीनों को आज पहली और आखिरी बार वार्न कर रही मैम, अगर आइंदा आप तीनों में से किसी ने मुझ पर ऐसे घटिया इल्जाम लगाए ना, तो मैं आप तीनों की शिकायत दादाजी से कर दूंगी। माया ने आज पहली बार रीना जी को ऐसी कोई धमकी दी थी। पहले वो लोग माया से कुछ भी क्यों ना कहे, माया बस मुस्कुराकर उनकी बातें टाल दिया करती थी, मगर आज ऐसा नहीं हुआ। आज माया ने मुस्कुराते हुए उन्हें धमकी दी थी। रीना जी, अनुपमा जी और सिया को माया की इस बात पर गुस्सा तो बहुत आया, मगर दादाजी का नाम सुनते ही उन तीनों की सीटी पीटी गुल हो गई। माया आगे वहां नहीं रुकी। रूम का डोर ओपन कर माया सीधे रूम से बाहर निकल गई। रीना जी, सिया और उसकी मॉम बस अवाक सी माया को जाते हुए देखती रह गई। माया अभी अपने बेडरूम में जाने ही वाली ही थी कि तभी वरुण उसके सामने आ गया। वरुण की हालत इस वक्त बहुत खस्ता थी। उसके कपड़े और बाल बुरी तरह बिखरे हुए थे। माया को ऊपर से नीचे तक देखने के बाद जब वरुण ने सुनिश्चित कर लिया कि माया बिल्कुल ठीक है, तब जाकर वरुण के जान में जान आई। माया, तुम्हें अंदाजा भी है मैं तुम्हारे लिए कितना घबरा गया था? वरुण ने इतना बोलते हुए आगे बढ़कर माया को हक करना चाहा, मगर माया 2 कदम पीछे हट गई। वरुण को जब अपनी हरकत का एहसास हुआ, तब उसने थोड़ा शर्मिंदा होते हुए माया से कहा, आई एम सॉरी माया, मैं आगे से अपनी लिमिट्स का ख्याल रखूंगा। माया उसकी बात पर कुछ नहीं बोली। एक स्माइल वरुण की ओर पास करने के बाद माया जब अपने रूम के अंदर जाने लगी, तब वरुण ने उसे रोकते हुए कहा, रुको माया, ये तुम्हारे बैग ऑफिस के बाहर गिरा हुआ था। माया ने पलटकर जल्दी से वरुण के हाथ से अपना बैग लेकर कहा, थैंक यू। माया वापस अपने रूम में जाने को हुई तो वरुण ने उसे फिर से टोकते हुए पूछा, अच्छा माया, तुम उन गुंडों से बची कैसे? माया ने वरुण की बात पर हल्का मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं बची नहीं, मुझे तो कुछ पुलिस वालों ने बचाया है। वरुण ने आगे माया से कोई सवाल नहीं किया। उसे खुद का ख्याल रखने का बोलकर वरुण अपने कमरे में चला गया। माया ने रूम के अंदर बेड पर बेजान लेटे विद्युत की ओर एक नज़र देखा। उसके बाद माया बाथरूम में फ्रेश होने चली गई। रात का डिनर अपने रूम में करके माया रूम के बालकनी में झूले पर अपना लैपटॉप लेकर बैठ गई। रात के 10 से 2 बजे तक माया की पतली खूबसूरत उंगलियां लैपटॉप के कीबोर्ड पर बगैर रुके लगातार चलती रही। 2 बजे माया ने एक लंबी सांस लेकर अपना लैपटॉप ऑफ किया। झूले से सर टिकाकर माया ऊपर काले घने बादलों के बीच छुपे चांद की ओर देखने लगी। फुल मून नाइट की वजह से चांद आज पूरा गोल निकला था। उस चमकते चांद की ओर देखते हुए माया की आंखों में एक अलग ही किस्म के खालीपन ने जगह बना ली। माया ने अपनी आंखें बंद की, तभी उसके कान में एक औरत की सख्त और दृढ़ आवाज गूंजी, इस दुनिया में सबसे जरूरी चीज पावर और पैसा माया।
मुझसे वादा करो, एक दिन तुम इस दुनिया की सबसे पावरफुल इंसान बनोगी माया। मुझसे वादा करो, मुझसे वादा करो, तुम एक दिन अपने सामने पूरी दुनिया को झुकने पर मजबूर कर दोगी। माया के कानों में बार बार उस औरत की आवाज गूंजती रही। माया ने झट से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें सुर्ख लाल थी। माया अपना लैपटॉप उठाकर सीधे रूम में वापस आ गई। पूरे रूम में अंधेरा छाया हुआ था। काली चीजें माया की पसंदीदा थी। अपना लैपटॉप बैग में पैक करने के बाद माया जाकर काउच पर आंखें बंद करके लेट गई। कुछ ही पलों बाद माया गहरी नींद में चली गई। उसके सोने के कुछ देर बाद विद्युत की महीनों से बंद पड़ी आंखें एकदम से खुली। उस अंधेरे कमरे में भी विद्युत की हल्की नीली आंखें शाइन कर रही थी। विद्युत जीरो एक्सप्रेशन के साथ सीधे अपने बेड पर उठकर बैठ गया। एपिसोड 6, 6 महीने पहले। आपकी शादी हुई है सर। माया ने अपनी आंखें बंद की। तभी उसके कान में एक औरत की सख्त और दृढ़ आवाज गूंजी, इस दुनिया में सबसे जरूरी चीज पावर और पैसा माया। मुझसे वादा करो, एक दिन तुम इस दुनिया की सबसे पावरफुल इंसान बनोगी माया। मुझसे वादा करो, मुझसे वादा करो, तुम एक दिन अपने सामने पूरी दुनिया को झुकने पर मजबूर कर दोगी। माया के कानों में बार बार उस औरत की आवाज गूंजती रही। माया ने झट से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें सुर्ख लाल थी। माया अपना लैपटॉप उठाकर सीधे रूम में वापस आ गई। पूरे रूम में अंधेरा छाया हुआ था। काली चीजें माया की पसंदीदा थी। अपना लैपटॉप बैग में पैक करने के बाद माया जाकर काउच पर आंखें बंद करके लेट गई। कुछ ही पलों बाद माया गहरी नींद में चली गई। उसके सोने के कुछ देर बाद विद्युत की महीनों से बंद पड़ी आंखें एकदम से खुली। उस अंधेरे कमरे में भी विद्युत की हल्की नीली आंखें शाइन कर रही थी। विद्युत जीरो एक्सप्रेशन के साथ सीधे अपने बेड पर उठकर बैठ गया। उसके आंखें खोलते ही पूरे रूम में गहरी ठंडक और सफोकेशन पसर गई। काउच पर सो रही माया ने रूम में अचानक फैली ठंडी को महसूस कर नींद में खुद को सर से पांव तक ब्लैंकेट से कवर कर लिया। रूम में अंधेरा होने के कारण विद्युत का ध्यान अब तक माया पर नहीं गया था। विद्युत ने बिना किसी इमोशन के कुछ वक्त तक वॉल की ओर देखा। धीरे धीरे उसकी हल्की नीली आंखें लाल होने लगी थी। 6 महीने पहले विद्युत का मेजर एक्सीडेंट हुआ था। उसका एक्सीडेंट किसने करवाया था, यह अब भी एक रहस्य ही था। अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी सिंघानिया परिवार अब तक उस इंसान को ढूंढ नहीं पाई थी जिसने विद्युत का एक्सीडेंट करवाया था। अपनी मुट्ठियां भींचते हुए विद्युत बेड से नीचे उतर गया। उसने नाइट स्टैंड के ड्रॉर से अपनी फोन और गन निकली। 6 महीने बाद भी उसके रूम की सारी चीजें बिल्कुल वैसी ही थी जैसी 6 महीने पहले हुआ करती थी। हर एक चीज उसी जगह पर था जहां विद्युत ने 6 महीने पहले छोड़ा था। माया ने भी उसके किसी चीज में बदलाव नहीं किया था। माया बस विद्युत का ख्याल रखती थी। अब इसकी असल वजह क्या थी, ये तो माया ही जाने। पर विद्युत का ख्याल रखने और काउच पर सोने के अलावा माया उस रूम में दूसरा कुछ नहीं करती थी। अपनी गन अपने बैग पर खोसने के बाद विद्युत किसी को कॉल करते हुए बालकनी की तरफ बढ़ गया। बालकनी का स्लाइड डोर ओपन करने के बाद विद्युत ने अपना एक कदम बाहर रखा, पर अचानक विद्युत वहीं रुक गया। उसने एकदम से ठंडे भाव के साथ पलटकर काउच की ओर देखा। विद्युत के सेंसेस बहुत तेज थे। रूम में अंधेरा होने की वजह से उसके सेंसेस और ज्यादा तेज हो गए थे। भले ही अंधेरे में कारण विद्युत माया का चेहरा देख नहीं पा रहा था, पर उसे अब तक एहसास हो चुका था कि उसके रूम में उसके अलावा कोई और भी मौजूद है। पर कौन? विद्युत के फ्लो पर आने की परमिशन फैमिली में किसी को भी नहीं थी। विद्युत के गुस्से को ध्यान में रखकर फैमिली में कोई उसके फ्लो पर या कमरे में आने की हिम्मत भी नहीं करता था। तो फिर इस वक्त उसके कमरे में कौन मौजूद था? किसमें इतनी हिम्मत आ गई? विद्युत की नीली आंखें ये सोचते हुए हर बीतते सेकंड के साथ खतरनाक से खतरनाक होती जा रही थी। नाइट स्टैंड पर रखे रिमोट से विद्युत ने रूम की लाइट ऑन की। लाइट ऑन होते ही विद्युत का अंधेरे में डूबा हैंडसम चेहरा शाइन करने लगा। गोरा रंग, शार्प जो लाइन, परफेक्ट फेशियल फीचर्स और 6.5 इंच हाइट वाला विद्युत किसी ग्रीक ऑफ गॉड से भी ज्यादा चार्मिंग दिखता था। शर्टलेस होने की वजह से विद्युत की वी शेप्ड 8 पैक एब्स, टफ मसल्स, मस्कुलर आर्म्स रूम की वाइट लेड लाइट में शाइन करते हुए उसके चार्मिंग लुक को कई गुना ज्यादा एनहांस कर रही थी। विद्युत इस वक्त पसीने से तरबतर था। उसके हल्के भीगे बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे और उसे एक मेस्मराइजिंगली सेडक्टिव लुक दे रहे थे। विद्युत दिखने में हैंडसम था, बहुत ज्यादा हैंडसम, मगर उसका पोकर फेस और हल्की लाल हुई नीली आंखों की कोल्डनेस किसी भी इंसान की रीढ़ की हड्डी तक जमा सकता था। उसकी हल्की नीली आंखें जितनी सुंदर थी, उतने ही खतरनाक उसके भाव होते थे। अच्छी देखभाल की वजह से विद्युत अब भी उतना ही स्ट्रांग और मैस्कुलर था जितना वह 6 महीने पहले हुआ करता था। विद्युत ने ठंडेपन के साथ काउच पर सो रही माया को देखा। उसका शक बिल्कुल सही था। उसके रूम में कोई और सिर्फ मौजूद ही नहीं था,
बल्कि वह इंसान बड़े मजे में उसकी परमिशन के बगैर ब्लैंकेट ताने उसके काउच पर सो भी रहा था। सो मच करज। विद्युत के पतले होठों में हरकत हुई। उसके होठ तिरछे मुड़े और उसके मुंह से निकला। उसकी आवाज धीमी, ठंडी और अट्रैक्टिव थी। विद्युत ने काउच की ओर अपना एक कदम बढ़ाया। तभी उसके फोन की दूसरी साइड से किसी लड़के की आवाज आई, बॉस, सब कुछ रेडी है। विद्युत उस लड़के की बात सुनते ही रुक गया, माया को देखे बगैर। विद्युत डेंजरस एक्सप्रेशन के साथ बालकनी में जाने के बजाय सीधे रूम से बाहर निकल गया। बाहर विद्युत ने रिमोट का एक बटन प्रेस किया। उसके वैसा करते ही उसके रूम के हर एक दूर और विंडो लॉक हो गया। रिमोट अपने पॉकेट में डाल विद्युत एलिवेटर में चला गया। जब विद्युत लिविंग एरिया में आया, तब न जाने क्यों पूरी सिंघानिया फैमिली वहीं पर बैठी थी। विद्युत को देखते ही परिवार के सभी लोग खुश और हैरान दोनों हो गए, पर किसी ने विद्युत से कुछ कहा या पूछा नहीं। वरुण जब विद्युत से कुछ पूछने को हुआ भी, तब दादाजी ने उसे इशारे से शांत करा दिया। अपने परिवार के हर एक सदस्य को बारी बारी से देखने के बाद विद्युत बगैर कुछ कहे शर्टलेसली पैलेस से बाहर चला गया। उसके बैक पर टंगे गन को देखकर सिया ने सहेमी में आवाज में अपनी मॉम से पूछा, विद्युत भाई, इतनी रात को गन लेकर कहाँ जा रहे हैं मॉम? अनुपमा जी ने सिया की बात पर उसे गुस्से में डांटते हुए कहा, तुझे ये जानकर क्या करना है सिया? तू चुपचाप अपने रूम में जा और सो जा। अपनी मॉम की बात सुनकर सिया मायूस चेहरा लिए अपने कमरे में चली गई। उधर विद्युत की जाती पीठ को देखकर दादाजी के चेहरे पर रहस्यमयी स्माइल आ गई। उनकी बुरी आंखों में प्राउड के साथ कुछ ऐसा भी था जिसे समझ पाना बेहद ही मुश्किल था। सुबह के तकरीबन 9 बजे विद्युत पैलेस वापस आया। उसके चेहरे पर रत्ती भर भी भाव नहीं थे। माया और विद्युत में यही सबसे बड़ा डिफरेंस यही था। माया के चेहरे से मुस्कान कभी जाती नहीं थी और विद्युत के चेहरे पर मुस्कान क्या कोई भाव आते ही नहीं थे। उसका हैंडसम चेहरा एक्सप्रेशन के मामले में बिल्कुल पैरालाइज्ड था। सिंघानिया फैमिली में वरुण को छोड़कर बाकी सभी लोग इस वक्त भी लिविंग एरिया में मौजूद थे। उन सभी लोगों के चेहरे पर इस वक्त अलग ही किस्म की खुशी नजर आ रही थी। किसी की आहट को भांपकर सभी लोगों ने विद्युत की ओर देखा। विद्युत के एक हाथ में गन था और उसका दोनों हाथ खून से सना हुआ था। विद्युत अब भी शर्टलेस ही था। खूने के कुछ छींटे उसके एब्स पर भी मौजूद थे। इस बार भी ना ही सिंघानिया परिवार में से किसी ने विद्युत से कुछ कहा और ना ही विद्युत ने उन लोगों से कुछ कहा। उन लोगों का आपसी बर्ताव बिल्कुल किसी अनजान की तरह था। विद्युत एलिवेटर से सीधे अपने फ्लोर पर चला गया। 3rd फ्लोर पर विद्युत जब अपने रूम के बाहर आया, तब उसने अपना मास्टर बेडरूम खुला हुआ पाया। विद्युत का ऑरा डार्क हो गया। बगैर रिमोट उसके रूम का डोर खोल पाना इम्पॉसिबल था। विद्युत ने रूम के अंदर जाते ही सबसे पहले काउच की ओर देखा। अब वहां कोई भी नहीं था। विद्युत ने अपनी सरसरी नजर पूरे रूम में घुमाई। वहां किसी का भी अता पता नहीं था। अपनी मुट्ठियां भींचते हुए विद्युत सीधे बाथरूम के अंदर चला गया। शावर टैप ऑन करके विद्युत शावर के नीचे खड़ा हो गया। कुछ ही पलों में विद्युत के शरीर से पानी के साथ लाल खून बहेकर नीचे फ्लोर पर गिरने लगा। विद्युत का दोनों हाथ वॉल पर टिका हुआ था। शावर का फ्लो बिल्कुल हाई था। शावर से गिरता पानी उसके बाल से होते ही सीधे उसके आंखों में समाती जा रही थी, मगर इसके बावजूद विद्युत की पलकें एक बार भी नहीं झपकी। तकरीबन आधे घंटे बाद विद्युत अपनी वेस्ट पर व्हाइट टॉवल लपेटे रूम में आया। उसके रूम में पहले से ही एक वेल ट्रेंड बूढ़े डॉक्टर्स की टीम मौजूद थी। विद्युत ने काउच पर बैठते हुए उन डॉक्टर्स के साथ आए असिस्टेंट संजीव से पूछा, कल रात मेरे बेडरूम में मेरे अलावा और कौन सो रहा था? विद्युत के सवाल पर संजीव की भवें आपस में जुड़ गई। उसने विद्युत की ओर तिरछी नजरों से देखते हुए कहा, आपकी वाइफ बॉस। उनके अलावा आपके रूम में कौन आ सकता है? वाइफ? तुम्हारा मतलब है मेरी वाइफ? विद्युत ने बिना इमोशन के संजीव को घूरते हुए उसके बातों को दोहराया। तो संजीव ने कंफ्यूजन के साथ अपना सर कई बार हाँ में हिला दिया। संजीव की हामी देखकर विद्युत ने उन बूढ़े डॉक्टर्स की ओर देखा तो एक डॉक्टर ने अपना चश्मा नाक पर एडजस्ट करते हुए कहा, 6 महीने पहले आपकी शादी हुई है सर, एक माया नाम की मायावी लड़की से। अंडरस्को। क्या विद्युत अपनी शादी की असलियत जान पाएगा? क्या होगा विद्युत का रिएक्शन अपनी अजीब सी शादी के बारे में जानकर? एपिसोड 7 मुझे मेरी वाइफ चाहिए। विद्युत ने काउच पर बैठते हुए उन डॉक्टर्स के साथ आए असिस्टेंट संजीव से पूछा, कल रात मेरे बेडरूम में मेरे अलावा और कौन सो रहा था? विद्युत के सवाल पर संजीव की भवें आपस में जुड़ गई। उसने विद्युत की ओर तिरछी नजरों से देखते हुए कहा, आपकी वाइफ बॉस। उनके अलावा आपके रूम में कौन आ सकता है? वाइफ? तुम्हारा मतलब है मेरी वाइफ? विद्युत ने बिना इमोशन के संजीव को घूरते हुए उसके बातों को दोहराया तो संजीव ने कंफ्यूजन के साथ अपना सर कई बार हाँ में हिला दिया। संजीव की हामी देखकर विद्युत ने उन बूढ़े डॉक्टर्स की ओर देखा
तो एक डॉक्टर ने अपना चश्मा नाक पर एडजस्ट करते हुए विद्युत से कहा, 6 महीने पहले आपकी शादी हुई है सर, एक माया नाम की मायावी लड़की से। उस डॉक्टर की बात सुनकर विद्युत की भवें आपस में इंटरेस्ट के साथ जुड़ गई। उसकी शादी हो चुकी थी और उसे पता भी नहीं चला। वाओ, अपने आसपास चलने वाले हवा को भी कंट्रोल करने की ताकत रखने वाले विद्युत सिंघानिया को खुद की ही शादी के बारे में पता नहीं चला। इंटरेस्टिंग। बूढ़े डॉक्टर ने विद्युत के भाव भांप कर आगे बोलना जारी रखा, 6 महीने पहले माया नाम की एक लड़की आपके दादाजी के पास आई थी सर। वो कहाँ से आई थी? कौन थी? कोई नहीं जानता। उसने बस आते ही आपके दादाजी से कहा था कि वो आपका ख्याल रखना चाहती है। आपके दादाजी के अलावा आपके परिवार में हर किसी ने इस बात का विरोध किया, मगर आपके दादाजी ने सबके खिलाफ जाकर माया की शादी आपसे करा दी, ताकि माया मैडम आपके साथ एक बेडरूम में जायज रिश्ते के साथ रहकर आपकी देखभाल कर सके। इतना कहेगा बूढ़े डॉक्टर ने विद्युत की ओर देखा। विद्युत के भावों में इतना कुछ अजीब और शॉकिंग जानने के बाद भी कोई बदलाव नहीं आया था। उसका अट्रैक्टिव चेहरा अब भी इमोशनलेस था। बूढ़े डॉक्टर ने आगे अपनी शंका जताते हुए विद्युत से कहा, मुझे शक है आपके दादाजी पक्का उस लड़की को जानते होंगे सर। आपके परिवार के बाकी लोगों को भले ही वह लड़की मामूली लगती थी, मगर मुझे नहीं लगता आपकी मिस्टीरियस वाइफ कोई मामूली लड़की है। इन 6 महीनों में आपके चेकअप के दौरान मैं कई दफ़ा आपकी वाइफ से मिला हूँ। मेरा विश्वास मानिए, वो कोई मामूली लड़की नहीं है। उसकी मुस्कान, आंखों की स्थिरता, आवाज की मिठास, स्वभाव की गंभीरता उसे बाकी लड़कियों से अलग बनाती है। असल मायनों में माया मैडम चलती फिरती मिस्ट्री बॉक्स है सर। उन्हें समझ पाना बहुत मुश्किल है। वो खुद को बहुत शांत दिखाती है, पर उनकी आंखों में हमेशा एक आग होती थी, एक ऐसी आग जिसे मेरा तजुर्बा भी समझ नहीं पाया। विद्युत जीरो इमोशन के साथ बड़े ध्यान से बूढ़े डॉक्टर की बात सुन रहा था। वो सारे बूढ़े डॉक्टर विद्युत के सबसे वफादार और पुराने डॉक्टर्स थे। विद्युत का इलाज करने के अलावा वो लोग दुनिया में किसी दूसरे इंसान का इलाज नहीं करते थे, चाहे उनके इलाज के बगैर कोई इंसान मर ही क्यों ना जाए, फिर भी वो लोग उनका इलाज नहीं करते थे। देखने में वो डॉक्टर्स जितने बूढ़े और कमजोर दिखते थे, उनका दिमाग उतना ही तेज था। विद्युत के इलाज के साथ ही वो डॉक्टर्स विद्युत के लिए जासूसी भी करते थे। सिंघानिया पैलेस में उन बूढ़े डॉक्टर्स की टीम 24 घंटों मौजूद रहती थी और सिंघानिया परिवार से जुड़ी हर एक खबर वो लोग विद्युत को देते थे। विद्युत ने बूढ़े डॉक्टर्स की बात सुनकर कुछ सोचने के बाद उनसे ठंडे स्वर में पूछा, आप कहना क्या चाहते हैं डॉक्टर वर्मा? सीधे सीधे कहिए। डॉक्टर वर्मा ने विद्युत की बात सुनकर अपना गला साफ किया। जवाब देने से पहले डॉक्टर वर्मा अपने टीम के साथ विद्युत के पास गए। अपनी मेडिकल इक्विपमेंट निकाल उन्होंने विद्युत का चेक करते हुए कहा, जहां तक मैं आपके दादाजी को जानता हूं सर, उसके हिसाब से आपके इस अजीब सी शादी के पीछे उनका कोई मकसद तो जरूर होगा। विद्युत ने डॉक्टर वर्मा के इस बात पर कुछ नहीं कहा। उसने काउच से सर टिकाकर अपनी आंखें बंद कर ली। तो डॉक्टर वर्मा फिर से गंभीर स्वर में बोले, चाहे आपके शादी के पीछे की आपके दादाजी का कोई भी मकसद क्यों ना हो सर, मगर आप माया मैडम को अपने हाथ से निकलने मत दीजिएगा। वो बहुत स्पेशल है। मेरा आपको सुझाव है, आप उन्हें खुद से दूर मत जाने दीजिएगा सर। माया मैडम आपके लिए ही बनी है। डॉक्टर वर्मा की पूरी बात सुनकर भी विद्युत के भावों में कोई बदलाव नहीं आए और ना ही उसने कुछ कहा। विद्युत के बॉडी को अच्छे से एग्जामिन करने के बाद डॉक्टर वर्मा अपनी बुरी शातिर डॉक्टर्स के टीम के साथ विद्युत के रूम से बाहर चले गए। अब विद्युत के मास्टर बेडरूम में सिर्फ संजीव और विद्युत ही बचे थे। कुछ पल की गहरी खामोशी के बाद विद्युत ने संजीव से ठंडे लहजे में पूछा, क्या तुमने माया के बारे में कुछ पता किया? विद्युत के सवाल पर संजीव थोड़ी झिझक भरी आवाज में बोला, मैंने कोशिश तो की थी बॉस, लेकिन मैं माया मैडम के बारे में कुछ पता नहीं कर पाया। अपनी पूरी ताकत लगाने में बावजूद माया मैडम का या उनकी आइडेंटिटी का एक भी रिकॉर्ड मुझे नहीं मिला। संजीव का जवाब सुनकर विद्युत बगैर कुछ कहे सीधे उठकर क्लोजेट रूम में चला गया। जब विद्युत चेंज करके क्लोजेट से बाहर आया, तब संजीव की नजरें भी कुछ पल के लिए विद्युत के ऊपर टिक सी गई। इतने दिनों कोमा में रहने के बाद भी उसके बॉस के लुक्स या चार्म में कोई कमी नहीं आया था। ब्लैक कस्टम मेड 3 पीस बिजनेस शूट, ब्लैक लेदर शूज और लिमिटेड एडिशन ब्लैक चेन रिस्ट वॉच में विद्युत का अट्रैक्शन कामदेव को भी मात दे रहा था। अपनी वॉच ठीक करते हुए विद्युत ने ठंडे लहजे में संजीव से पूछा, इस वक्त कहाँ है माया? विद्युत का सवाल सुनकर संजीव ठिठक सा गया। उसने संकुचाती आवाज में विद्युत से कहा, माया मैडम तो आज सुबह ही चली गई बॉस। चली गई? कहाँ चली गई वो? विद्युत ने अपना जबड़ा कसते हुए पूछा। उसके सवाल के पीछे छिपे गुस्से को भांपकर संजीव ने जल्दी से कहा, माया मैडम जहां से आई थी शायद वहीं वापस चली गई बॉस।
उन्होंने शादी के दिन ही यह डिमांड रखी थी कि आपके होश आते ही वो आपको डाइवोर्स देकर वापस चली जाएगी। संजीव की बात सुनकर विद्युत के होठों के कॉर्नर अजीब ढंग से तिरछे उठे। बाहर लड़कियां उससे शादी करने के लिए मर मिटने को तैयार थी। अनगिनत अमीर खानदान की लड़कियों ने विद्युत को रिझाने के लिए अपनी मान मर्यादा की फिक्र किए बगैर अपने कपड़े तक उसके सामने उतार दिए थे। मगर विद्युत की मिस्टीरियस वाइफ उसे डिवोर्स देना चाहती थी। जब वह बेड पर पड़ा हुआ था तब उसने उसका ख्याल रखा, और अब जब वह बिल्कुल ठीक था तब उसकी वाइफ उसे छोड़कर चली गई थी। विद्युत माया के बारे में जितना सुनता और जानता जा रहा था, उसका इंटरेस्ट माया में उतना ही बढ़ता जा रहा था। आई वॉन्ट माया, जाओ जाकर ढूंढो उसे, चाहे वो इस दुनिया में कहीं भी क्यों ना हो, उसका पता लगाओ। मुझे मेरी वाइफ चाहिए, किसी भी कीमत में। विद्युत की बात सुनकर संजीव हैरान हो गया। अचानक उसे उन अनगिनत अमीर खानदान की लड़कियों की याद आ गई, जो उसके डेविल बॉस को सेड्यूस करने की कोशिश में अपनी जिंदगी नर्क बना चुकी थी। विद्युत ने कभी उन अमीर लड़कियों, उन खूबसूरत बलाओं में भी इंटरेस्ट नहीं लिया था, जो उसके सामने कपड़े खोलकर आ जाया करती थी। मगर आज वही डेविल विद्युत एक लड़की की डिमांड कर रहा था। इस ख्याल मात्र से संजीव का दिमाग लगभग फटने की कगार पर आ गया। मगर विद्युत की डेंजरस नीली आंखें देखकर संजीव अपनी हैरानी को समेटते हुए जल्दी से रूम से बाहर निकल गया। विद्युत ने अपनी रिस्ट वॉच ठीक करने के बाद एक नज़र अपने काउच की ओर ठंडेपन से देखा। उसके बाद विद्युत अपने रूम से बाहर निकल गया। विद्युत पैलेस में बगैर किसी से कुछ कहे सीधे अपने दादाजी के स्टडी रूम में गया। दादाजी ने विद्युत को देखकर उसे बैठने का इशारा करते हुए कहा, अच्छा हुआ आप यही आ गए विद्युत, मुझे आपसे कुछ जरूरी काम भी था। विद्युत ने जीरो एक्सप्रेशन के साथ अपने दादाजी के सामने चेयर पर बैठते हुए पूछा, आपको मुझसे भला कौन सा काम था? अब आप मुझसे किस काम की उम्मीद रखते हैं? विद्युत के सवाल पर दादाजी मुस्कुराए। उन्होंने ड्रॉर से कुछ डॉक्यूमेंट्स निकालकर विद्युत की बढ़ाते हुए कहा, मुझे आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर करवाना था। ये लीजिए डॉक्यूमेंट्स, इन्हें पढ़कर इन पर साइन कर दीजिए। विद्युत ने ठंडेपन के साथ अपने दादाजी को घूरते हुए उनके हाथ से डॉक्यूमेंट लिया। उन सभी डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने के बाद विद्युत की आंखें डार्क और डेंजरस हो गई। उसने अपना जबड़ा कसते हुए दादाजी से कहा, डिवोर्स पेपर्स, क्या आपको सच में लगता है मिस्टर सिंघानिया, मैं इस पर साइन करूंगा? विद्युत की बात पर दादाजी थोड़े सख्ती से बोले, विद्युत दादा है हम आपके, हमें मिस्टर सिंघानिया बोलना अब तो बंद कर दीजिए। एक गलती के लिए आप हमें कब तक सुनाते रहेंगे? जब तक आप मर नहीं जाते तब तक मिस्टर अंगद सिंघानिया। विद्युत का रूखा जवाब सुनकर दादाजी ने अपनी आंखें बंद कर ली। एक लंबी सांस लेकर उन्होंने टॉपिक चेंज करते हुए विद्युत से कहा, ठीक है, आपको जो बोलना बोलिए विद्युत, मगर आपके कहने से मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाला हूँ। खैर, आप ये सब छोड़िए और इन डाइवोर्स पेपर्स पर साइन कीजिए। हमने माया से वादा किया है, हमें जल्द से जल्द इन पेपर्स की कॉपी माया के पास भेजना है। विद्युत की आंखें अपने दादाजी की बात सुनकर गुस्से से लाल हो गई। पूरे स्टडी रूम का माहौल इसी के साथ सफोकेशन और डार्कनेस से भर गया। विद्युत ने अपने शब्दों पर जोर देते हुए दादाजी से बेहद ही ठंडे स्वर में पूछा, आपने किससे पूछकर मेरी शादी करवाई मिस्टर सिंघानिया? माया कौन है और इस वक्त माया कहाँ है? मैं आपको माया से के बारे में कुछ नहीं बता सकता विद्युत। माया ने मुझे मना किया है। और रही बात आपकी शादी की, तो यह कोई शादी नहीं थी विद्युत, ये बस एक कॉन्ट्रैक्ट था जो माया को आपकी वाइफ होने का और हक से आपका ख्याल रखने की इजाजत देता था। इसके अलावा और कुछ भी नहीं। अपने दादाजी का सवाल सुनकर विद्युत ने कुछ पल उन्हें कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ घूरा। विद्युत जब एकाएक उठकर स्टडी रूम से बाहर जाने लगा, तब दादाजी ने उसे टोकते हुए पूछा, क्या आप माया को डिवोर्स नहीं देंगे विद्युत? नहीं, विद्युत ने एक शब्द में जवाब दिया। आगे उसने पलटकर दादाजी को कोल्डली घूरते हुए कहा, मैं आशा करता हूं इन सब में आपकी कोई नई चाल ना मिस्टर सिंघानिया, वरना इस बार मैं आपको बर्बाद कर दूंगा। अपनी बात खत्म कर विद्युत सीधे स्टडी रूम से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद दादाजी के चेहरे के परेशान भाव एकदम से बदल गए। अब उनके चेहरे पर एक प्यारी और रहस्यमयी मुस्कान ने जगह बना ली थी। दादाजी अपने चेयर से टिककर बैठते हुए अजीब ढंग से मुस्कुराकर बोले, अब आपको मेरे पोते से कौन बचाएगा माया? 2 दिन बाद ब्रिटेन, लंदन, एक आलीशान मैंशन के लिविंग एरिया में एक बूढ़ा इंसान गुस्से भरे चेहरे के साथ बैठा हुआ था। उसके सामने कई सारे ब्लैक सूट वाले वेल ट्रेंड बॉडी गार्ड सर झुकाए खड़े थे। एक गार्ड ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर बूढ़े इंसान से कहा, बिग बॉस, हमने हर वो जगह छान मार ली जहां माया मैडम जा सकती है, मगर हमें माया मैडम का कोई अता पता नहीं चला। उस गार्ड की बात सुनकर वह बूढ़ा इंसान गुस्से से तिलमिला उठा।
उसने अपनी छड़ी उस गार्ड की तरफ फेंकते हुए कहा, मैं कुछ नहीं जानता। मुझे बस मेरी पोती चाहिए। जाओ जाकर ढूंढो उसे। अगर कल तक मेरी पोती मेरे आंखों के सामने नहीं हुई, तो मैं तुम लोगों की खाल खींच लूंगा। उस बूढ़े इंसान ने इतना कहा ही था कि तभी एक लड़की की प्यारी सी आवाज उनके कान में पड़ी, मैं वापस आ गई हूँ। दादाजी, आपको अब बुढ़ापे में इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके लिए मैं खुद इन लोगों की खाल खींच लूंगी। एपिसोड 8, माया आर्य, द राइजिंग क्वीन ऑफ बिजनेस वर्ल्ड। 2 दिन बाद, ब्रिटेन, लंदन। एक आलीशान मैंशन के लिविंग एरिया में एक बूढ़ा इंसान गुस्से भरे चेहरे के साथ बैठा हुआ था। उसके सामने कई सारे ब्लैक सूट वाले वेल ट्रेंड बॉडी गार्ड सर झुकाए खड़े थे। एक गार्ड ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर बूढ़े इंसान से कहा, बिग बॉस, हमने हर वो जगह छान मार ली जहां माया मैडम जा सकती है, मगर हमें माया मैडम का कोई अता पता नहीं चला। उस गार्ड की बात सुनकर वह बूढ़ा इंसान गुस्से से तिलमिला उठा। उसने अपनी छड़ी उस गार्ड की तरफ फेंकते हुए कहा, मैं कुछ नहीं जानता। मुझे बस मेरी पोती चाहिए। जाओ जाकर ढूंढो उसे। अगर कल तक मेरी पोती मेरे आंखों के सामने नहीं हुई, तो मैं तुम लोगों की खाल खींच लूंगा। उस बूढ़े इंसान ने इतना कहा ही था कि तभी एक लड़की की प्यारी सी आवाज उनके कान में पड़ी, मैं वापस आ गई हूँ। दादाजी, आपको अब बुढ़ापे में इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके लिए मैं खुद इन लोगों की खाल खींच लूंगी। बूढ़े इंसान की गुस्से भरी आंखें ये सुनते ही प्यार और नरमी से भर गई। उन्होंने झट से आवाज की दिशा में देखा, जहां पर माया खड़ी थी। माया ने ब्लैक डेनिम जीन्स, ब्लैक बॉडी फीट हाई नेक टी शर्ट, ब्लैक बूट्स और ब्लैक ओवरकोट कैरी किया हुआ था। बाएं हाथ में महंगी लिमिटेड एडिशन चेन वॉच के साथ माया उस फुल ब्लैक आउटफिट में बिल्कुल किसी खूबसूरत माफिया क्वीन की तरह दिख रही थी। एलिगेंट और ब्यूटिफुली डेंजरस। माया को देखकर वह बूढ़ा इंसान उठने को हुआ, तो माया ने उन्हें बैठने का इशारा करते हुए मुस्कुरा कर कहा, आप खड़े क्यों हो रहे हैं? प्लीज बैठे रहिए। दादाजी, खड़े मत होइए, वरना आपकी बुरी हड्डियों पर असर पड़ेगा। माया की बात सुनकर माया के दादाजी वीरेंद्र आर्य हल्की मुस्कान के साथ दोबारा काउच पर बैठ गए। माया आर्य फैमिली की सबसे बड़ी बेटी थी। आर्य फैमिली की जड़ें इंडिया से ही जुड़ी हुई थी, मगर सदियों पहले आर्य फैमिली इंडिया से ब्रिटेन में शिफ्ट हो गई थी। प्रेजेंट टाइम में आर्य फैमिली ब्रिटेन की ही नहीं, पूरे यूरोप की सबसे अमीर और पावरफुल परिवारों में आती थी। आर्य फैमिली का नाम, रुतबा और इन्फ्लुएंस पूरे दुनिया में था। फोर्ब्स की लिस्ट के अकॉर्डिंग पिछले 7 सालों से आर्य फैमिली दुनिया की सबसे अमीर फैमिली थी। दुनिया में अनगिनत बिजनेस फैमिलीज फोर्ब्स की रिचेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड की लिस्ट में आए और गई, मगर आर्य फैमिली ने पिछले 7 सालों से उसी फोर्ब्स की लिस्ट में अपनी जगह पिछले 7 सालों से नंबर 1 पर कायम रखी थी। माया अपने दादाजी पास गई, तो उसके दादाजी ने उसे अपने पास बैठने का इशारा किया। माया दादाजी की बात मानकर कामली मुस्कुराते हुए अपना ओवरकोट खोलकर उनके बगल में बैठ गई। अपनी सबसे चहेती पोती को पूरे 6 महीने बाद देखकर दादाजी कितने खुश थे, यह उनकी बुरी आंखों में दिख रहा था। वैसे तो वीरेंद्र आर्य की 2 पोतियां थीं, सबसे बड़ी और पहेली माया और दूसरी नताशा, मगर माया के दादाजी अपने सभी ग्रैंडचाइल्ड में सबसे ज्यादा प्यार माया से ही करते थे। माया किसी मासूम बच्चे की तरह अपने दादाजी के गोद में सर रखकर काउच पर लेट गई। अपने पूरे खानदान में माया सबसे ज्यादा प्यार अपने दादाजी से ही करती थी। दादाजी ने माया के फॉरहेड पर किस करके प्यार से उसका सर सहलाते हुए कहा, मेरी माया दुनिया की सबसे प्यारी और मासूम बच्ची है। वो तो किसी चिटी को भी चोट नहीं पहुंचाती हैं। तुमने ऐसे कैसे कह दिया? मेरी माया किसी खाल खींचेंगी? अपने दादाजी की बात सुनकर माया अपनी आंखें बंद करके मुस्कुराने लगी। माया ने बंद आंखों के साथ ही 2 उंगली हिलाकर सभी गार्ड्स को वहां से जाने का इशारा किया, तो सभी गार्ड्स वहां से चले गए। वीरेंद्र जी की नजरों में उनकी बड़ी पोती माया एक सभ्य, सुशील और मासूम लड़की थी, जिसने बहुत कम उम्र में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अपना एक बहुत बड़ा नाम बनाया था, जो बिजनेस वर्ल्ड की राइजिंग क्वीन और उनकी लाडली थी। माया ने हल्की मुस्कान के साथ अपने दादाजी से मीठी आवाज में पूछा, आपके वीकली चेकअप्स ढंग हुए ना दादाजी? मेरी गैर मौजूदगी में सुमित ने आपको वक्त पर दवाई तो दिया ना? आपका ढंग से ख्याल रखा या नहीं उसने? माया का सवाल सुनकर दादाजी को माया के इतने दिनों तक गायब रहने की बात दोबारा से याद आ गई। माया को देखकर खुशी और उत्सुकता में दादाजी माया से सवाल जवाब करना तो भूल ही गए थे। दादाजी ने माया के सवाल को दरकिनार करके थोड़ी सख्ती से माया से पूछा, मुझे सच सच बताइएगा माया, आप इतने दिनों तक कहाँ थी? किस जगह पर गई हुई थी आप? दादाजी के सवाल पर माया ने अपनी बंद आंखें खोलकर दादी की ओर स्थिर नजरों से कुछ पल देखा, फिर उसने दोबारा अपनी आंखें बंद करते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं किसी खास इंसान के पास गई थी दादाजी। मेरा उसके पास जाना बहुत जरूरी था, आपको बगैर बताए गई। इसके लिए
आई एम रियली सॉरी दादाजी, मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहती, इसीलिए मैं कहाँ गई थी ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, इसे एक राज ही रहने दीजिए। माया का जवाब सुनकर दादाजी ने एक लंबी सांस ली। उन्हें पता था, माया का हर एक शब्द ब्रह्म की लकीर होता है। अगर उसने ठान लिया कि उसे किसी को कुछ नहीं बताना है, तो ये डेफिनेट है, माया किसी को कुछ नहीं बताएगी। दादाजी ने माया का सर सहलाते हुए आगे टॉपिक चेंज करके कहा, माया जी, दादाजी। दादाजी माया का जवाब सुनकर आगे गंभीर स्वर में बोले, मैं चाहता हूँ आप इस बार ड्रीम एम्परर की 100th एनिवर्सरी का इवेंट खुद ऑर्गेनाइज करें। हर बार तो रुद्र ही इस इवेंट की तैयारी करता है, मगर इस बार मैं चाहता हूँ आप इस इवेंट की जिम्मेदारी ले और रुद्र को अपनी काबिलियत को दिखाए। दादाजी बात सुनकर माया ने अपनी आंखें खोल दादाजी की ओर देखते हुए हमेशा की तरह मुस्कुराकर शांत लहजे में कहा, मुझे मिस्टर रुद्र को अपनी काबिलियत नहीं दिखानी है दादाजी। आप मुझे और मेरी काबिलियत को जानते हैं, यही मेरे लिए काफ़ी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करूं, तो मैं ये काम जरूर करूंगी, लेकिन इसकी वजह आप होंगे, ना कि मिस्टर रुद्र आर्य। माया का जवाब सुनकर दादाजी ने हल्के बुझे हुए स्वर में उससे पूछा, क्या आप रुद्र को एक मौका नहीं दे सकती? माया, रुद्र आपका बाप है, माना कि उसने गलती नहीं पाप किया है, पर आपकी बेरुखी उसे सच में हट करती है। मैंने उसकी आंखों में आपके लिए प्यार और लगाव दोनों देखा। आप एक बार उसे। दादाजी बात बीच में काटते हुए माया एकदम से खड़ी होकर हल्की मुस्कान के साथ बोली, दादाजी, मुझे थोड़ा टायर्ड फील हो रहा है, क्या मैं रेस्ट करने अपने रूम में जा सकती हूँ? मैं रात को पक्का आपसे इवेंट के बारे में डिस्कस कर लूंगी, अभी मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए। माया को सीधे तौर पर बात टालता देख दादाजी एक ठंडी आह भरी। यह कोई नई बात नहीं थी। अपने पिता का मुद्दा आते ही माया हर बार ऐसे ही बिहेव करती थी। दादाजी का इशारा पाते ही माया अपना ओवरकोट उठाकर सीढ़ियों से अपने रूम में जाने लगी। इसी बीच सीढ़ियों पर एक अधेड़ उम्र इंसान ने माया को टोकते हुए अपनी रौबदार आवाज में कहा, माया रुकिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। माया रुक गई। उसने पलटकर उस इंसान की ओर देखा। उसके सामने 52 साल उम्र का एक टफ पर्सनालिटी वाला इंसान महंगी काली सूट पहने खड़ा था। वो इंसान माया के डैड रुद्र आर्य थे। लुकवाइज रुद्र आर्य अपनी उम्र 5-6 साल यंग ही दिखते थी। इस उम्र में भी उनकी फिजिक बहुत अच्छी और स्ट्रांग थी। हमेशा मुस्कुराती रहने वाली माया की मुस्कान अपने डैड को देखते ही गायब हो गई। उसकी सुंदर भूरी आंखें सर्द और चेहरे के भाव कठोर हो गए। माया ने अपने डैड से रूखे और सपाट लहजे में कहा, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। मिस्टर रुद्र, प्लीज आगे से मुझे टोकने के बहाने ढूंढना बंद कर दीजिए। माया का रूखा जवाब सुनकर मिस्टर रुद्र ने अपनी मीठियां भींच ली, अपने दिल में उठ रहे दर्द की तेज लहर को समेटते हुए। उन्होंने माया से दोबारा कहा, मुझे आपसे इवेंट से रिलेटेड बातें करनी है माया। डैड ने मुझसे ये करने को कहा है। मैं जानबूझकर आपको ना ही टोक रहा। अगर ऐसी बात है, तो सुमित आपसे इवेंट से रिलेटेड बातें कर लेगा मिस्टर रुद्र। तत्काल मैं चलती हूँ। माया रूखे स्वर में इतना बोल सीधे अपने रूम में चली गई। अपने मास्टर बेडरूम में आकर माया ने एक लंबी सांस ली। उसके चेहरे पर अब दोबारा से पहले की तरह स्माइली एक्सप्रेशन आ गए थे। माया का पूरा मास्टर बेडरूम गहरे अंधेरे में डूबा हुआ था। उसी अंधेरे में माया ने अपना ओवरकोट सलीके से मोड़कर काउच पर रखा। उसके बाद उसने अपनी टी शर्ट रिमूव की। ब्लैक स्पोर्ट्स इनरवियर में माया का गोरा और परफेक्ट शेप्ड बॉडी शाइन कर रहा था। माया ने अपनी टी शर्ट भी सलीके से मोड़कर काउच पर रख दिया। बाथरूम से फ्रेश होकर आने के बाद माया सीधे अपने बेड पर जाकर पेट के बल आंखें बंद करके लेट गई। उसे लेटे हुए कुछ मिनट ही हुआ था कि तभी उसका फोन रिंग हुआ। बेबी कॉलर आईडी देखकर माया के चेहरे पर अडोरेबल स्माइल आ गई। माया ने अपनी आंखें बंद करके कॉल रिसीव कर कान पर लगाया, तो फोन की दूसरी साइड से किसी बच्चे की क्यूट अट्रैक्टिव आवाज आई, वेयर आर यू मम्मा? अयांश आपको कितना मिस कर रहा है। क्या आपको अयांश की जरा भी याद नहीं आती? आप कितनी हार्टलेस हो मम्मा। आप पिछले 6 महीने में अयांश से एक बार भी मिलने नहीं आई। अयांश को अब आप पर गुस्सा आ रहा है मम्मा। माया की मुस्कान अयांश की शिकायती बात सुनकर बड़ी हो गई। एपिसोड 9, मम्मा आई कैन। बाथरूम से फ्रेश होकर आने के बाद माया सीधे अपने बेड पर जाकर पेट के बल आंखें बंद करके लेट गई। उसे लेटे हुए कुछ मिनट ही हुआ था कि तभी उसका फोन रिंग हुआ। बेबी कॉलर आईडी देखकर माया के चेहरे पर अडोरेबल स्माइल आ गई। माया ने अपनी आंखें बंद करके कॉल रिसीव कर फोन कान पर लगाया, तो फोन की दूसरी साइड से किसी बच्चे की क्यूट अट्रैक्टिव आवाज आई, वेयर आर यू मम्मा? अयांश आपको कितना मिस कर रहा है। क्या आपको अयांश की जरा भी याद नहीं आती? आप कितनी हार्टलेस हो मम्मा। आप पिछले 6 महीने में अयांश से एक बार भी मिलने नहीं आई।
अयांश को अब आप पर गुस्सा आ रहा है मम्मा। माया की मुस्कान अयांश की शिकायती बात सुनकर बड़ी हो गई। माया ने मुस्कुराते हुए अयांश से कहा, बेबी, आई एम एट होम राइट नाउ, कम टू माई रूम क्विकली। माया की आवाज धमी और प्यार भरी थी। उसकी बात सुनते ही फोन की दूसरी साइड मौजूद अयांश चौंक कर खुशी से चिल्ला उठा, रियली मम्मा, क्या आप सच में वापस आ गई हो? ये बेबी, आई एम बैक, आप भी जल्दी से मेरे रूम में आ जाओ, मम्मा ने आपको बहुत मिस किया। माया के इतना बोलते ही फोन दूसरी साइड से डिस्कनेक्ट कर दिया गया। माया ने कॉल कटने की आवाज सुनकर अपना फोन ऑफ करके बेड पर रख दिया। इधर माया के रूम के बंद डोर को कुछ पल देखने के बाद मिस्टर रुद्र उदास भाव के साथ नीचे लिविंग एरिया में आए। अपने डैड को एक नज़र देखने के मिस्टर रुद्र जब बाहर जाने लगे, तभी अंगद जी ने उन्हें टोकते हुए हल्के गुस्से भरे लहजे में कहा, इन सब की वजह तुम खुद हो रुद्र। सिर्फ तुम्हारे लालच और एक गलत डिसीजन की वजह से मेरी पोती ने अपनी माँ को खो दिया। आज वो अनाथों की जिंदगी जी रही है। सबके सामने मुस्कुराने वाली मेरी पोती तुम्हें देखते ही मुस्कुराना भूल सी जाती है। क्या कभी तुमने इस बारे में सोचा है रुद्र? क्या तुम्हें अपनी बड़ी बेटी की फिक्र है भी, या फिर तुम्हें सिर्फ उस जारा और नताशा की फिक्र है? एक लंबे अरसे बाद अपने डैड की ऐसी बातें सुनकर और माया की मॉम का जिक्र सुनकर मिस्टर रुद्र कंफ्यूज और उदास दोनों हो गए। अंगद जी उन्हें तभी ऐसे गुस्से में डांटा करते थे और माया की मां का टॉपिक छेड़ते थे जब मिस्टर रुद्र कोई बड़ी गलती करते थे। मिस्टर रुद्र ने बीते दिनों के सभी हादसों के बारे में गौर से सोचा। इन दिनों उन्होंने कोई गलती नहीं की थी। ऑफिस से घर और घर से ऑफिस के अलावा मिस्टर रुद्र इन दिनों कहीं गए भी नहीं थे। सब चीजों के बारे में सोचने के बाद मिस्टर रुद्र ने सपाट लहजे में अपने डैड से पूछा, क्या मुझसे कोई गलती हुई है डैड? अंगद जी ने अपने बेटे सवाल पर गुस्से में बिफरते हुए कहा, गलती? तुम अब भी मुझसे पूछने की हिम्मत कर रहे हो कि तुमसे क्या गलती हुई है रुद्र? नहीं, तुम मुझे एक बात बताओ रुद्र, तुम्हें क्या लगता है मैं बूढ़ा हो गया हूं? मैंने अगर कंपनी की सारी जिम्मेदारियां तुम्हें सौंप दी है तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा कंपनी में आजकल क्या हो रहा है, और तुम इन दिनों मेरी पोती के खिलाफ कौन सी साजिशें रचने में लगे हो, मुझे उनकी भनक तक नहीं होगी। अपने डैड की बात सुनकर मिस्टर रुद्र ने एक लंबी सांस ली, ऐसे जैसे मानो उनकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। मिस्टर रुद्र अपने डैड की ओर देखते हुए बोले, डैड, मैं बस अपने और माया के रिश्ते को सुधारना चाहता हूँ, इसीलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। अपने बेटे का जवाब सुनकर अंगद जी का बचा कुचा सब्र भी जवाब दे गया। आर्य खानदान में इन दिनों यंग जनरेशन के बीच एक जंग छिड़ी हुई, परिवार के अगले वारिस की जंग। हालांकि यह जंग ज्यादा लोगों के बीच नहीं थी, ये जंग सिर्फ माया और उसकी सौतेली बहन नताशा के बीच थी। मगर इस जंग में माया के डैड रुद्र साफ तौर पर नताशा के साइड में थे। मिस्टर रुद्र इस वक्त टेम्परर इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट थे। माया की गैर मौजूदगी में मिस्टर रुद्र ने कंपनी के सारे हायर एग्जीक्यूटिव्स और शेयर होल्डर्स की एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें उन्होंने सभी को नताशा का पक्ष लेने को कहा था। जारा की चालाकी की वजह से नताशा का पलड़ा वारिश बनने की जंग में ऑलरेडी बहुत भारी था। परिवार से लेकर कंपनी के अधिकतर लोग नताशा के पक्ष में थे, माया के पक्ष में सिर्फ उसके दादाजी ही थे। मिस्टर रुद्र ने कुछ दिनों पहले जो मीटिंग कराई थी वह बहुत कॉन्फिडेंशियली और सबके नज़रों से छिपा कर की गई थी, पर अंगद जी तजुर्बे और तेज जासूसों के नज़रों से इस मीटिंग की खबर छिप नहीं पाई। माया और मिस्टर रुद्र के रिलेशन ऑलरेडी खराब थे, इतने ज्यादा खराब कि दुनिया की नज़रों में मिस्टर रुद्र माया के डैड नहीं बल्कि अंकल के तौर पर जाने जाते थे। आर्य फैमिली में भी परिवार के कुछ गिने चुने लोगों को छोड़कर कोई नहीं जानता था कि मिस्टर रुद्र माया के बायोलॉजिकल फादर है। अब इसकी असल वजह क्या थी? यह माया, अंगद जी, मिस्टर रुद्र और मिस्टर रुद्र की दूसरी पत्नी जारा के अलावा कोई भी नहीं जानता था, नताशा भी नहीं। मिस्टर रुद्र के उस मीटिंग के बाद नताशा का पलड़ा और ज्यादा भारी हो गया था। अंगद जी इसी बात को लेकर ही मिस्टर रुद्र से बेहद ही गुस्से में थे। मिस्टर रुद्र की इस हरकत की खबर अब तक पूरे कंपनी को हो चुकी थी। माया भी अब वापस आ चुकी थी। बेशक उसे भी अब तक अपने डैड के साजिश के बारे में पता चल ही चुका होगा, और उसकी नफरत अपने डैड के और ज्यादा बढ़ गई होगी। इन सब के बाद आगे माया और मिस्टर रुद्र का खराब रिश्ता और ज्यादा खराब होता। मगर रुद्र कहे रहे थे कि वो अपने और माया के रिश्ते को इसके जरिए सुधारना चाहते हैं, पर ऐसा कैसे हो सकता था? अपने डैड का बढ़ता गुस्सा देखकर मिस्टर रुद्र ने अपना माथा हताशा में रगड़ते हुए गंभीर स्वर में कहा, डैड, नताशा ने मुझसे मदद मांगी थी, इसीलिए मैंने उसकी मदद की। अगर सिर्फ एक बार अगर माया ने मुझसे आकर कहा कि उसे मेरी मदद चाहिए, तो मैं उसकी पूरी मदद करूंगा। यह मेरा वादा है आपसे। सिर्फ एक बार माया मुझे आकर डैड कहे दे, तो मैं उस पर सिर्फ एम्परर इंडस्ट्री ही नहीं, अपनी पूरी दौलत कुर्बान कर दूंगा।
पर सिर्फ एक बार माया मुझे अपना डैड कहे के पुकारे। बस एक पहेली और आखिरी बार। अपने बेटे का जवाब सुनकर अंगद जी अपनी जगह जम से गए। उन्हें अब सब कुछ समझ आ चुका था। अंगद जी ने मिस्टर रुद्र की ओर गौर से देखा। मिस्टर रुद्र की आंखों में माया के लिए प्यार और तड़प दोनों नजर आ रही थी। अपने बेटे की ऐसी हालात देखकर अंगद जी के दिल में टीस सी उठी। उन्हें अचानक अपने बेटे के लिए बुरा लगने लगा। आखिर क्या किस्मत थी उनके बेटे की। अपनी ही बेटी के मुंह से डैड वर्ड सुनने के लिए उसे इतनी बड़ी बड़ी साजिशें रचनी पड़ रही थी। दुनिया उसे अपने सगी बेटी का अंकल कहती थी। ना दुनिया ने कभी उनके बेटे को माया का बाप माना और ना कभी माया ने खुद को मिस्टर रुद्र को अपना बाप माना था। अंगद जी ने थोड़ा सोचने के बाद मिस्टर रुद्र से कहा, क्या माया ये सब समझ पाएगी रुद्र? तुम जो करना चाहते हो, अगर माया वह नहीं समझ पाए तब तुम दोनों का रिश्ता और ज्यादा खराब हो सकता है। अपने डैड की बात सुनकर मिस्टर रुद्र हल्का मुस्कुराए। वो माया के डैड थे। वो माया रग रग से वाकिफ थे। उन्हें माया की समझ और काबिलियत का सबसे ज्यादा नॉलेज था। वो बोले, आप फिक्र मत कीजिए डैड, माया समझदार है, वो सब कुछ समझ जाएगी। माया समझदार है, मैं जानता हूँ रुद्र, पर तब क्या होगा जब माया ने सब कुछ समझने के बाद भी तुमसे हेल्प नहीं मांगी? अपने डैड की बात सुनकर मिस्टर चुप से हो गए। उन्होंने ने भी पहले इस पहेलू के बारे में सोचा था, मगर उन्होंने इस बारे में ज्यादा गहराई से नहीं सोचा। मिस्टर रुद्र माया और अपन रिश्ता सुधारने का एक मौका भी नहीं छोड़ना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने कुछ जहरीली पहेलुओं और परिणामों को नजरअंदाज भी कर दिया था। अपनी टाई की नॉट ढीली करने के बाद मिस्टर रुद्र अंगद जी के सामने काउच पर बैठ गए। इसी बीच उनकी नज़र लिविंग में आ रहे एक 3 साल के बच्चे पर गई। मिस्टर रुद्र ने उस बच्चे को देखकर हल्की मुस्कान के साथ प्यार से यू से आवाज लगाया, अयांश। अयांश रुक गया। उसने पलटकर अपनी मासूम आंखों से मिस्टर रुद्र और अंगद जी की ओर देखा। 3 साल का हल्के मेसी बालों और ब्राइट नीली आंखों वाला अयांश दिखने में बेहद ही क्यूट और अट्रैक्टिव था। मगर 3 साल की उम्र में भी अयांश के हैंडसम चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। मिस्टर रुद्र के बुलाने पर अयांश ने अपना छोटा सा सर झुकाकर धीमी अट्रैक्टिव आवाज में कहा, मैं मम्मा के पास जा रहा हूँ। नाना जी, उसे जाने दो रुद्र, माया बहुत दिनों बाद वापस आई है, उसे माया से पहले मिल लेने दो। अंगद जी की बात मिस्टर रुद्र को भी सही लगी, इसलिए उन्होंने मुस्कुराकर अयांश को जाने की परमिशन दे दी। अयांश परमिशन मिलते ही अपने नन्हे नन्हे कदमों और हाथ की मदद से सीढ़ियों पर चढ़ते हुए माया की रूम की ओर जाने लगा। इस बीच सवेंट सहित मिस्टर रुद्र और अंगद जी ने भी कई बार उसे हेल्प ऑफर किया, पर अयांश ने उन सब के ऑफर रिजेक्ट कर दिया। अयांश को लोगों से हेल्प लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। कई बार क्यूटली लुढ़कने और मस्कत करने के बाद अयांश आखिरकार सीढ़ियों के बड़े बड़े स्टेप्स पार कर ही गया। ऊपर चढ़कर अपना दोनों हाथ क्यूटली झाड़ते हुए अयांश ने बिना भाव के सीढ़ियों की ओर एक बार देखा। उसके देखने तरीका ऐसा था जैसे मानो वो सीढ़ियों को अपनी छोटी सी जीत के बारे में आंखों से बताकर चिढ़ा रहा हो। अयांश की इस क्यूट हरकत को देखकर मिस्टर रुद्र और अंगद जी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट तैर गई। उनका नाती ज्यादा बोलता नहीं था, मगर उसकी छोटी छोटी एक्टिविटी ही बहुत ज्यादा क्यूट होती थी। अयांश वहां से सीधे माया के रूम की ओर चला गया। रूम का डोर ओपन होने की आवाज सुनकर माया ने एक सुकून भरी सांस ली, पर उसने अपनी आंखें नहीं खोली। छोटा सा अयांश रूम का डोर बंद कर अंधेरे में ही बेड की ओर बढ़ गया। अयांश को माया की तरह ही अंधेरे से लगाव था। नॉर्मल बच्चों की तरह अयांश अंधेरा से डरता नहीं था। माया के पैर के पास जाकर अयांश ने माया का पैर अपने नन्हे हाथों से टटोलते हुए अपनी धीमी अट्रैक्टिव आवाज में पूछा, मम्मा क्या आप यही हो? यस बेबी, मैं यही हूँ। माया की आवाज सुनकर अयांश की नीली आंखें अंधेरे में भी ब्राइटली साइन करने लगी। उसके छोटे पिंक होठ पर हल्की क्यूट स्माइल आ गई। अयांश माया का पैर छोड़ बेड पर चढ़ने की कोशिश करने लगा, मगर ऊंचा बेड होने के कारण अयांश उस पर चढ़ ही नहीं पा रहा था। माया बस खामोशी से बेड पर लेटी अयांश की सारी हरकतों को ऑब्जर्व कर रही थी। बड़ी ही जदोजहद के बाद अयांश ने अपना एक हाथ और पैर बड़े क्यूट पोस्चर में बेड के ऊपर किया, मगर जब वह बेड पर लगभग चढ़ने ही वाला था तब वह एक बैंग के साथ बेड से नीचे गिर गया। मम्मा आई कांट। नीचे कारपेट पर लुढ़क रहे अयांश की धीमी उदास आवाज सुनकर माया ने थोड़े स्ट्रिक्ट वॉइस में कहा, नो बेबी, यू कैन डू एनीथिंग, यू आर माई सोन, यू कैन डू एनीथिंग एल्स। फ्लो पर मोटी कारपेट होने की वजह अयांश को गिरने पर थोड़ी सी भी चोट नहीं लगी थी। माया की बात सुनकर अयांश अपना झाड़ते हुए दोबारा उठ खड़ा हुआ। एपिसोड 10, ही इज द डेविल। अयांश माया का पैर छोड़ बेड पर चढ़ने की कोशिश करने लगा, मगर ऊंचा बेड होने के कारण अयांश उस पर चढ़ ही नहीं पा रहा था। माया बस खामोशी से बेड पर लेटी अयांश की सारी हरकतों को ऑब्जर्व कर रही थी। बड़ी ही जदोजहद के बाद
अयांश ने अपना एक हाथ और पैर बड़े क्यूट और स्ट्रगलिंग पोस्चर में बेड के ऊपर किया, मगर जब वह बेड पर लगभग चढ़ने ही वाला था, तब वह एक बैंग के साथ बेड से नीचे गिर गया। मम्मा, आई कांट। नीचे कारपेट पर लुढ़क रहे अयांश की धीमी उदास आवाज सुनकर माया ने थोड़े स्ट्रिक्ट वॉयस में कहा, नो बेबी, यू कैन डू एनीथिंग, यू आर माई सोन, यू कैन डू एनीथिंग एल्स। फ्लो पर मोटी कारपेट होने की वजह अयांश को गिरने पर थोड़ी सी भी चोट नहीं लगी थी। माया की बात सुनकर अयांश अपना हाथ झाड़ते हुए दोबारा उठ खड़ा हुआ। अपना छोटा सा सर उठाकर अयांश ने कुछ पल गौर से माया के ह्यूज बेड की ओर देखा। उसके छोटे से हैंडसम चेहरे पर अब बेहद ही सीरियस और डिटर्मिन्ड एक्सप्रेशन थे। बेड को हर तरफ से देखने के बाद अयांश बेड के कॉर्नर साइड चला गया। माया बेड पर पेट के बल लेटी अब भी बस एकटक अयांश को ऑब्जर्व कर रही थी। माया का खुद से अयांश को सहारा देने का या उसकी मदद करने का कोई इरादा नहीं था। उसके मात्र कुछ चंद शब्दों ने अयांश के अंदर कुछ भी कर गुजरने की ताकत भर दी थी। अयांश माया के कहने पर या माया के लिए कुछ भी कर सकता था। लिटरली कुछ भी। 3 साल की उम्र में ही अयांश की अंडरस्टैंडिंग और बिहेवियर अपने उम्र से 5 साल बड़े बच्चों की तरह थी। कम बोलना, ज़्यादा सुनना, माया की हर बात मानना, और दिन भर कुछ ना कुछ नया करते और सीखते रहना अयांश का डेली रूटीन था। माया को वेल ऑर्गेनाइज्ड और वेल डिसिप्लिन रहना पसंद था। 3 साल की उम्र से ही अयांश भी बिल्कुल माया की तरह वेल ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन रूटीन फॉलो करता था। एक तरीके की बिल्कुल रोबोटिक लाइफ थी माया और अयांश की। लगभग 10 मिनट बाद अयांश बेड के कॉर्नर से धीरे धीरे करके अपने नन्हे नन्हे हाथ और पैरों के सहारे बेहद ही स्ट्रगल करके बेड के ऊपर आखिरकार चढ़ ही गया। बेड पर खड़े होकर अयांश ने माया की ओर हल्की क्यूट स्माइल के साथ पलके झुकाकर देखा और अपनी धीमी अट्रैक्टिव आवाज में कहा, आपने बिल्कुल सही कहा था मम्मा। आई कैन डू एनीथिंग, आई एम योर सोन, आई कैन रियली डू एनीथिंग। अयांश की बात पर माया सुकून से मुस्कराए। माया ने पलटकर अपने बगल में बेड पर हाथ थपथपाते हुए अयांश से कहा, बेबी कम लाई डाउन हियर। अयांश माया की बात मानकर उसके बगल में उसे टाइटली हक करके लेट गया। उसने अपना छोटा सा सर माया के डेलिकेट आर्म्स पर हुआ था। माया ने मुस्कुराते हुए अयांश को अपनी बाहों में भर लिया। अयांश के माथे पर बिखरे बालों को हल्का साइड कर माया ने प्यार से अयांश के फॉरहेड पर किस किया, तो अयांश के चेहरे की स्माइल कई गुना ज्यादा बड़ी हो गई। अयांश के सीने से लगते हुए कहा, आई लव यू मम्मा। आई लव योर टू बेबी। माया ने अयांश के बाल में अपनी उंगलियां फेरते हुए प्यार से कहा। अयांश माया की बात सुनकर उससे बिल्कुल कसके लिपट गया। आगे उन दोनों के बीच गहरी शांति छा गई। रूम में फैले गहरे अंधेरे और गहरी शांति के बीच माया और अयांश बस एक दूसरे से लिपट कर बेड पर लेटे हुए थे। लंबे समय तक उन दोनों ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा। जब अयांश ने आधे घंटे बाद अपना चेहरा उठाकर माया की ओर देखा, तब उसने पाया माया गहरी नींद में सो चुकी है। नींद में भी माया के सुंदर चेहरे पर सुकून था, शायद अयांश को अपने बाहों में भरकर सोने का सुकून। माया को सोता देखकर अयांश अपनी नन्ही उंगलियों से माया का चेहरा सहलाने लगा। अयांश के कोमल उंगलियों का स्पर्श पाकर माया के चेहरे पर नींद में भी मुस्कान तैर गई। अयांश भी अपनी मम्मा की स्माइल देखकर धीरे धीरे क्यूटली स्माइल करने लगा। अयांश के हल्का कश्मशाने पर माया की पकड़ उसके ऊपर हल्की ढीली पड़ गई। अयांश इसका फायदा उठाकर माया के बाहों से हल्का बाहर निकला। माया के फॉरहेड और नोज क्यूटली किस करके अयांश दोबारा माया के सीने से लग गया। माया के इर्द गिर्द अपने नन्हे हाथ लपेटते हुए अयांश ने थोड़ी उदास आवाज में धीमे से कहा, माय प्रेशियस मम्मा, आपकी एब्सेंस में मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप मुझे इतने दिनों के लिए छोड़कर क्यों चली जाती हो? आपका मुझे छोड़कर कहीं जाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आई एम सॉरी बेबी, मैं अगली बार से ऐसा कुछ नहीं करूंगी। माया की बात सुनकर अयांश चौंक गया। उसकी मम्मा तो नींद में चली गई थी, तो फिर वो उसके सवाल का जवाब कैसे दे रही है? अयांश ने अपना छोटा सा सर उठाकर माया की ओर देखा। माया अब भी गहरी नींद में सो रही थी। अयांश के सवाल का जवाब भी उसने नींद में ही दिया था। अयांश माया का सोता चेहरा देखकर हल्का मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कान इनोसेंस और कामनेस से भरी हुई थी। माया के डिफरेंट और ब्यूटीफुल फेशियल फीचर्स को अपनी नन्ही नन्ही उंगलियों से सॉफ्टली टच करते हुए अयांश भी कुछ वक्त बाद सो गया। दूसरी तरफ जर्मनी, फ्रैंकफर्ट ड्रीम होटल के मैसिव जिम में चारों तरफ गहरा धुआं और डार्कनेस छाया हुआ था। जिम के एटमॉस्फेयर में फैली कोल्डनेस उस लग्जूरियस जिम को बिल्कुल किसी खूबसूरत बर्फीले नर्क जैसी सफिकेटिव एनवायरनमेंट दे रही थी। उसी जिम के बिल्कुल सेंटर में एक लड़का शर्टलेसली अपनी एक उंगली पर लगातार पुशअप्स किए जा रहा था। उस लड़के का दूसरा हाथ पीठ की ओर मुड़ा हुआ था। हर एक पुशअप के साथ उस लड़के की मस्कुलर बॉडी के टफ मसल्स स्ट्रेच हो रहे थे। एक तरफ जहां उस लड़के का पुशअप करना उसके हेल्थ कॉन्शियसनेस को दिखा रहा था,
तो दूसरी तरफ उस लड़के के दांतों के फंसी सुलगती शिगार उसके अपने हेल्थ के प्रति लापरवाह व्यवहार को भी रिफ्लेक्ट कर रही थी। शिगार के फॉगी धुएं से घिरा उस लड़के का हैंडसम और इमोशनलेस चेहरा किसी मिस्टीरियस पजल की तरह मामूल पद रहा था। लंबे वक्त से कंटिन्यूअसली पुशअप्स करने की वजह से उस लड़के की मुस्कुलर बॉडी, 8 पैक एब्स, पीठ के मसल सब कुछ पसीने से तरबतर हो चुका था। काउंटलेस पुशअप्स करने के बाद वह लड़का सीधा खड़ा हुआ। वह लड़का कोई और नहीं विद्युत था। विद्युत ने शिगार की बट को एस्ट्रे में मसलते हुए बगल में खड़े असिस्टेंट संजीव से ठंडे लहजे में पूछा, उसकी कोई खबर मिली? अब तक तो नहीं बॉस, पर मैंने रॉकी से कह दिया है, वह जल्दी ही माया मैडम के बारे में कुछ ना कुछ पता लगा ही लेगा। संजीव का जवाब सुनकर विद्युत का जबड़ा कस गया। पिछले 2 दिनों से उसके आदमी माया का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे, पर उसे अब तक माया के बारे में कुछ भी पता नहीं चला था। माया की एक तस्वीर तक विद्युत के पास नहीं थी। माया ने अपनी मौजूदगी के सारे सबूत जाने से पहले बड़ी ही सफाई से मिटा दिया था। विद्युत माया के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। उस रात माया का चेहरा ना देख विद्युत ने शायद अपने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। संजीव को एक डार्क लुक के साथ देखने के बाद विद्युत बगैर कुछ कहे जिम से निकलकर अपने प्रेसिडेंशियल स्वीट की ओर चला गया। संजीव ने उसके जाने के बाद एक राहत भरी सांस छोड़ी। विद्युत जिस होटल में ठहरा हुआ था वह ड्रीम होटल जर्मनी का सबसे बड़ा और लग्जूरियस होटल था। ड्रीम होटल आर्य फैमिली के ही होटल चेन का एक होटल था। आर्य फैमिली का फैमिली बिजनेस 2 चीजों से मिलकर पूरा होता था, पहला ड्रीम होटल और दूसरा एम्परर इंडस्ट्री। पूरा ड्रीम होटल चेन आज के समय में माया के मैनेजमेंट के अंदर आता था। आर्य फैमिली का नया वारिस जो भी बनाता, पूरा का पूरा ड्रीम एम्परर उसका ही होने वाला था। एक तरीके से आर्य फैमिली का नया वारिस दुनिया का सबसे अमीर इंसान होता। इसीलिए आर्य फैमिली में वारिस बनने की जंग छिड़ी हुई थी। विद्युत ने जब अपने प्रेसिडेंशियल स्वीट का डोर ओपन किया तब उसकी नज़र अपने बेडरूम में मौजूद लड़की पर गई। दूर ओपन होने की आवाज़ सुन उस लड़की ने पलटकर सडक्टिव स्माइल के साथ विद्युत की ओर देखा। उस लड़की ने खुद को व्हाइट ब्लैंकेट से कवर कर रखा था। शायद उसने अंदर कोई कपड़े भी नहीं पहन रखे थे। किसी लड़की को इस तरह अपने बेडरूम में देखकर विद्युत की नीली आंखें काली अंधेरी रात की तरह डरावनी हो गई। उसका ऑरा किसी भेड़िए की तरह खूंखार और जानलेवा हो गया। विद्युत का इमोशनलेस हैंडसम चेहरा देखकर उस लड़की को लगा विद्युत उसे देखकर खुश है। उस लड़की ने इस ख्याल के साथ फटाक से अपना ब्लैंकेट छोड़ दिया। उसका ब्लैंकेट फर्श पर गिरते ही विद्युत ने गुस्से में अपना माथा रब करते हुए अपनी आंखें भींच ली। यह कोई नई बात नहीं थी। ऐसे बगैर कपड़ों के विद्युत के सामने आकर खड़े हो जाना आजकल के अमीर घरानों के बिगड़ेल लड़कियों का फेवरेट काम जैसा बन गया था। ऐसा करने वाली अनगिनत लड़कियां थीं हाई सोसाइटी में, मगर इसके बाद उन लड़कियों के साथ क्या हुआ था? वो लड़कियां कहां अचानक से गायब हो गई थीं? यह एक गुमान राज बनकर ही रह जाता था। वह लड़की नजाकत से चलकर विद्युत के पास आई। उसने विद्युत का सीना टच करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और सडक्टिव वॉइस में कहा, मिस्टर सिंघानिया, मैं बाकी लड़कियों की तरह फूल नहीं, आग हूं। आग। विद्युत ने अपने कदम पीछे ले लिए। वह लड़की विद्युत को टच कर पाती उससे पहले ही विद्युत अपने बेडरूम का डोर बंद करके बगैर कुछ कहे वहां से पलटकर चला गया। विद्युत के आंखों के भाव अब बेहद ही भयानक हो गए थे। कुछ लड़कियों की ऐसी ही हरकतों की वजह से विद्युत को एक वक्त में पूरी लड़की जाति से नफरत होने लगी थी। तकरीबन आधे घंटे बाद ड्रीम होटल के बाहर कई सारी लैंड रोवर एसयूवी कार्स के बीच मौजूद लग्जूरियस रोल्स रॉयस बोट टेल के अंदर विद्युत सीट से अपना सर टिकाकर आंखें बंद किए बैठा हुआ था। विद्युत इस वक्त शर्टलेस ही था। हमेशा की तरह उसका चेहरा शून्य था। आधे घंटे पहले विद्युत सीधे शर्टलेसली ही होटल से बाहर आ गया था। जो ड्रीम होटल थोड़ी देर पहले इलेक्ट्रिक लाइट से शाइन कर रहा था, अब वह आग की लपटों से घिरा हुआ था। पूरा होटल अब भीषण आग में जल रहा था। का के बाहर खड़े संजीव ने जलते ड्रीम होटल की ओर देखकर एक ठंडी सांस छोड़ी। तभी बॉडी गॉड हेड सुनील ने उससे धीरे से फुसफुसा कर पूछा, बॉस ने इस पूरे होटल को जला क्यों दिया संजीव भाई? एक हवसी लड़की की वजह से। संजीव का जवाब सुनकर सुनील को सारा माजरा समझ आ गया। जलती होटल की ओर दया भाव से देखते हुए सुनील ने संजीव से कहा, अच्छा तो ऐसी बात है। वेल, उस लड़की का क्या हुआ? सुनील का सवाल सुनकर संजीव ने सरकास्टिक स्माइल के साथ जलते होटल की ओर इशारा करते हुए कहा, वही हुआ जो बाकी लड़कियों के साथ हुआ था। संजीव का जवाब सुनकर सुनील की आंखें डर से बड़ी हो गई। उसने सहमी हुई नजरों से जलते होटल की ओर देखा। होटल के अंदर से किसी के चीखने की आवाज भी आ रही थी।